हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अभी आरिश शांति से बैठा हुआ ही था कि तभी कमरे से एक तेज चीखने की आवाज आती है और सब कुछ शांत हो जाता है। इस आवाज को सुनते हुए आरिश एकदम से अपनी जगह से उठ जाता है। फ्लैशबैक और आज एक बार फिर जैसे ही वो चीख आरिश के कानों में गूंजती है, आरिश जैसे होश में आता है और वह अपनी आंखें खोलता है। इस समय उसकी आंखें बेहद लाल थी, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे। आरिश अपने नम आंखों से सामने कांच की दीवार की तरफ देख रहा था। उसे कांच की दीवार में भी आज उसे आर्या का छोटा सा मासूम सा चेहरा नजर आ रहा था। एक समय था जब आर्या में नारिश शा की जान बसती थी, और एक समय वह आया था जब आरिश ने खुद ही आर्या की जान ले ली थी। बीते दिनों के ख्यालों को सोच सोच कर ही आरिश की रूह कांप जाती थी। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया था कि उसने उस बच्चों की मासूमियत छीन ली थी। आज भी उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही यही अफसोस होता था कि क्यों क्यों उसने एक बार भी आर्या की बातें सुनने की कोशिश नहीं की, क्यों उसने एक बार भी सच पता करने की कोशिश नहीं की, क्यों उसने सिर्फ कानू सुने पर ही भरोसा किया, क्यों उसने किसी की बातों का भरोसा किया। ये सवाल आरिश को हर दिन तोड़ती थी, उसे हर दिन झकझोर कर रख देती थी, उसे हर दिन उसकी असलियत दिखाई थी, जो अब आरिश के लिए सहना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ महल इस समय महल के हॉल में खिलखिला रहे और हंसने की आवाज से गूंज रही थी। वही सामने सोफे पर सोना और पंखुड़ी दोनों ही खिलखिलाकर हंस रहे थे। पंखुड़ी इस समय सोना के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वही दोनों के चेहरे के मुस्कुराहट दूर बैठा सिद्धार्थ दे कब से देखे जा रहा था। सिद्धार्थ उन दोनों को इस तरह से हंसता खिलखिला हुआ देखकर खुद भी मुस्कुराए जा रहा था। ये दोनों बिल्कुल एक सी बच्ची थी। दोनों को ही दुनिया से कोई मतलब नहीं था, दोनों ही अपने ही दुनिया में जीती थी। कोई नहीं कह सकता था कि सोना इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी है, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होने के बाद भी सोना की हरकतें बिल्कुल बचकानी थी। वह हमेशा बच्चों जैसे हरकतें किया करती थी। वो कहीं भी जगह नहीं देखती थी, सही वक्त नहीं देखती थी, वो बस अपनी ही धुन में रहा करती है। अगर सिद्धार्थ कभी और से बिजनेस पार्टी में भी ले जाया करता था तो सिद्धार्थ को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं सोना यहाँ पर भी कोई बचाने हरकतें ना कर दे। पर उसने आज तक कभी भी सोना के उन क्यूट हरकतों पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि सोने की यही बच्चों वाली हरकतें उसे सबसे अलग और सबसे प्यारा बनाते थे। और सिद्धार्थ कभी नहीं चाहता था कि उसकी बीवी बदले। वह हमेशा सोना के इस मासूमियत को बचाकर रखना चाहता था। सिद्धार्थ अभी देखा ही रहा था कि तभी आदिश भी आकर सिद्धार्थ के बगल में बैठ जाता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे और वह सामने की तरफ देख रहा था, जहां पर उसकी माँ और बहन दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। उन दोनों की तरफ देखते हुए उसकी आंखें बस सॉफ्ट हुई थी, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे। वहीं सिद्धार्थ आदिश की तरफ देखता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर इस तरह से मुंह बनाए हुए क्यों बैठे हुए हो? क्या तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं खेलना है? वैसे भी तुम्हारी मम्मा अभी भी तो बच्ची ही है, तुम उनके साथ खेल सकते हो, वह आराम से पूरे दिन तुम्हारे साथ खेल सकती है। आदिश जो शांत नजरों से सामने की तरफ देख रहा था, वह सिद्धार्थ के बातें सुनकर सिद्धार्थ की तरफ देखता है और फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, वह मेरी मम्मा है डैड, और आपको नहीं लगता कि आप हमेशा मम्मा को परेशान करते रहते हैं? आदिश अपनी बात कहकर सिद्धार्थ की तरफ घूर कर देखता है। वही अपने बेटे की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से उसकी तरफ देखता है और फिर वह अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए आदिश की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, वह तुम्हारी मम्मा बाद में है, पहले वह मेरी बीवी है, इसलिए उस पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। सिद्धार्थ की बात सुनकर आदिश अपनी आंखें छोटी करता है और फिर वह सामने की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा भले ही आपकी वाइफ है, पर वह मेरी मम्मा है और वह मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। इतना कहकर आदिश अपनी जगह से उठता है और सीधा अपने कमरे की तरह बढ़ जाता है। वहीं सिद्धार्थ हैरानी से अपने बेटे की तरह देखता रह जाता है। रात का समय, रात काफी गहरी काफी हो चुकी थी और आरिश अब तक नीचे डिनर के लिए नहीं आया था। काकी 2 बार आरिश को बुलाने के लिए जा चुकी थी, पर आरिश ये कहकर मना कर दे रहा था कि आज वह डिनर नहीं करेगा, क्योंकि वह शाम को बाहर से डिनर करके आया था। पर काकी जानते थे कि आरिश झूठ कह रहा है और इसलिए वह बार बार उसे बुलाने आ रही थी, पर आरिश अपने कमरे का दरवाजा खोलना तक को तैयार नहीं हो रहा था। वहीं नीचे बैठी नूर ऊपर के सारे नज़ारे को देख रही थी। अपने बेटे के हरकत को देखते हुए उनकी आंखों में इस समय अजीब से इमोशंस थे, क्योंकि वह जानती थी कि आरिश को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कोई सवाल ही नहीं होता है कि आरिश बाहर से खाना खाकर आया होगा। फिर आखिर वो झूठ क्यों कह रहा था? अगर आज आरिश इस तरह से नीचे नहीं आ रहा है, तो क्या हर दिन वह ऐसा ही करता होगा? नूर के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी आरिश अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। जिसके बाद काकी नूर जी को समझाते हुए उन्हें खाना खिलाकर उन्हें मेडिसिन देकर सुला देती है। उन्हें सुलाने के बाद वह अपने कमरे से बाहर आती हैं और एक बार आरिश के कमरे की तरफ देखती हैं, जिसकी लाइट्स बंद थी। मतलब अब आरिश का कमरे से बाहर आने का कोई चांस ही नहीं था। काकी गहरी सांस लेते हुए सीधा किचन की तरफ चली जाती है और फिर वह अपना डिनर लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है।
इधर सोना, पंखुड़ी, आदिश और सिद्धार्थ चारों इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना अपना डिनर कर रही थी। और सोना आज सिद्धार्थ से शॉपिंग पर जाने के जिद लगाए बैठी थी और सिद्धार्थ को आज अपने एक मीटिंग के लिए जाना था जिसमें सिद्धार्थ उन सबको भी लेकर जाना चाहता था। पर सोना तो आज कोई अलग ही मूड में थी। वह बार बार शॉपिंग की जिद किया जा रही थी जिसकी वजह से सिद्धार्थ हार मानते हुए अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करते हुए सोना की बात पर उसके साथ शॉपिंग जाने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि वह सोना को अकेले कहीं भी जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वह सोने के साथ ही अपने बच्चों के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए हर बार उसे सोना की बात माननी पड़ती है। सिद्धार्थ अब खामोशी से अपना डिनर करता है और डिनर खत्म करने के बाद सिद्धार्थ सोना और बच्चों को लेकर कमरे में चला आता है और हमेशा की तरह आदिश अपने कमरे में जा चुका था और सिद्धार्थ पंखुड़ी को लेकर बाथरूम में चेंज करवाने लेकर चला जाता है और सोना भी चेंजिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों चेंज के बाहर आते हैं। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखता है जो चेंज कर बेड पर बैठी हुई थी सोना को देखते हुए। सिद्धार्थ पंखुड़ी लेकर बेड पर आ जाता है और वो सोना और पंखुड़ी दोनों को बेड पर लेटाकर उन दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर उन दोनों के माथे पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट बेबी। इतना बोल सिद्धार्थ भी अपनी जगह पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही सोना और पंखुड़ी भी अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए मुस्कुराहट लिए सो चुकी थी। सुबह का समय। इस समय पूरा हॉल सोना और बच्चों की आवाज से गूंज रहा था। वही सिद्धार्थ जो कि इस समय हॉल में ही सोफे पर बैठा हुआ अपने फोन में मेल चेक कर रहा था। वो सामने के नजारे को देखते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए बहुत ही प्यार से उस तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ जिसके चेहरे पर काफी कम ही स्माइल आते थे और वह हमेशा सोने की वजह से ही आया करता था। और इस समय वह सोना को किसी बच्चे की तरह इधर से उधर भागता हुआ खेलता हुआ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में उसने अपने घर में 3-3 बच्चे पाल रखे हैं। उसकी बीवी सच में एकदम बच्ची थी, पर जैसे भी थी सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। सोने जैसे थी सिद्धार्थ को वह वैसे ही पसंद थी। ना सिद्धार्थ को उसमें कोई बदलाव चाहिए था और ना ही सिद्धार्थ को चाहता था कि सोना कुछ बदले खुद में। इस समय सुबह के 7 बजे बज रहे थे, जिसकी वजह से सिद्धार्थ इस समय शांति से बैठा हुआ था। उसने सोना को पहले ही कह दिया था कि वह उन सबको लेकर 10 बजे मॉल जाएगा, क्योंकि इतनी सुबह सुबह उसके जाने का कोई मूड नहीं था और शॉपिंग उसके लिए सबसे बोरिंग काम था। पर फिर भी सोना की जिद की वजह से वह उसके साथ जाने के लिए मान गया था। इधर सिद्धार्थ अपने काम में बिजी था और सोना अपने बच्चों के साथ खेलने में बिजी थी। वही घर के सारे सर्वेंट भी अपने मैडम को इस तरह से बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलता हुआ देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। उन सब की आंखें उन तीनों की तरफ देखते हुए चमक रही थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सिद्धार्थ की इतनी क्यूट सी फैमिली होगी, क्योंकि सिद्धार्थ जब भी आया करता था तो वह हमेशा अपने बेटे को लेकर आया करता था और उसका बेटा तो एकदम सिद्धार्थ की तरह ही खड़ूस था। वह किसी से बातें नहीं करता था और ना ही किसी को अपने आसपास आने देता था, जिसकी वजह से सभी सर्वेंट उससे दूरी बनाकर रखते थे और सिद्धार्थ के गुस्से के वजह से वह सभी सिद्धार्थ से भी दूर रहते थे। पर इस बार जब सिद्धार्थ अपनी पूरी फैमिली के साथ आया था तो इस बार सिद्धार्थ बिल्कुल बदला हुआ था। जहां सभी सर्वेंट सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल तक नहीं देखा था, हमेशा उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन होते थे और वह ऐसे अपनी तीखी अच्छी नजरों से घूर कर देखता था। ऐसा लगता था कि मानो वह अपनी नजरों से ही किसी की जान ले लेगा। पर इस समय ऐसा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा सॉफ्टनेस भरी रहती है, जो कि घर के सारे सर्वेंट महसूस कर पा रहे थे। वह हमेशा बहुत ही शांत और पोलाइट रहता था घर में, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी बार में ऐसा था, वरना हमेशा वह एग्रेसिव रहता था। हर छोटी से छोटी गलती की वजह से वह तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देना था, जिसकी वजह से सारे सर्वेंट उसे दूर दूर भागते थे। पर इस बार ऐसा नहीं था और यह सबके लिए काफी हैरान कर देने वाला था, पर यही सच था। दूसरी तरफ आरिश इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वही उसके सामने उसकी माँ बैठी हुई थी और उसके पापा भी सामने ही बैठे हुए थे। आरिश के पापा रेयान आर्यन इस समय आरिश को ही देख रहे थे। वही अपने पापा की नजरें अपने ऊपर महसूस करते हुए आरिश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि उसके पापा की नजरों में कुछ ऐसा था जिसे आरिश रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी कुछ नहीं कह रहा था और शांति से बैठा हुआ था। वही रेयान जी आरिश की तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोले, अगर अब तुम्हारी मनमानी खत्म हो गई हो तो तुम्हारी माँ जो जानना चाहती है, क्या तुम वो बताना चाहोगे या अभी भी तुम्हें उसे सच को छुपा कर रखना है? यह मत सोचना बेटा कि मुझे उसे सच के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं चाहूँ तो एक दिन में वह सच को सामने लाकर रख सकता हूँ, पर ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी प्राइवेसी में दाखला अंदाज ही नहीं करना चाहता। पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी प्राइवेसी की वजह से मेरी बीवी को इस तरह से दुख पहुंचाओ। रेयान जी अपनी बातें कहकर चुप हो जाते हैं। वही आरिश हैरानी से अपने पापा की तरफ देखता है। उसने कभी भी नहीं चाहा था अपनी माँ को दुख पहुंचाने का, पर वह जानता था जाने अनजाने में ही सही, पर उसने सबको दुख पहुंचाया है और सबसे ज्यादा जिससे दुख पहुंचा था वो आज उसके पास ही नहीं थी और इस चीज का दुख उसे आज भी था। आज भी आर्या को खोने का दर्द उसे इस कदर तोड़ता देता था कि उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। आरिश अपने शांत नजरों से अपने पापा की तरफ देखता है।
उसके बाद वह धीमी सी आवाज में बोला, ऐसा नहीं है पापा, जैसा आप सोच रहे हैं मैं मम्मा को कभी भी हर्ट करने का नहीं सोचा है, पर कुछ चीज़ है जो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, और अगर मैं अपनी गलतियों को मानता भी हूँ तो भी कुछ नहीं बदल सकता है। मैं चाहे उसके जितने भी कोशिश कर लूँ पर पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, और मैं उन गलतियों को अपने अंदर दफन किए हुए हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी उन गलतियों की वजह से किसी और को तकलीफ हो। आरिश के पापा, जो गौर से आरिश की बातें सुन रहे थे, वह खामोश हो जाते हैं और फिर आरिश की गहरी आंखों में देखने लगते हैं, जैसे वो आरिश की आंखों में कुछ पढ़ना चाहते हो। वही आरिश अपने पापा की नज़रों को पहचानते हुए अपने सर को ना में हिलाते हुए बोला, जिस नज़रों को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं डैड, उन नज़रों में सिवाय दर्द तकलीफ की कुछ भी नहीं है, और आप जानते हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं कहता हूँ। इस बार आरिश के पापा अपनी जगह से खड़े होते हैं और फिर वह सीधा स्टडी रूम की तरफ जाते हुए बोले, मेरे स्टडी में आओ। रेयान जी अपनी बात कहकर चले गए। वहीं आरिश अपने पापा की बात सुनकर गहरी सांस लेता है और फिर अपनी जगह से उठ सीधा स्टडी रूम की तरफ अपने खत्म बढ़ा देता है। वहीं नूर की, जिसकी नजरें अपने पति के ऊपर ही टिकी हुई थी, वह उन्हें स्टडी की तरफ ज्यादा हुआ देखकर गहरी सांस लेता है। उसके बाद में अपने सर झुकाकर बैठ जाता है, क्योंकि दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ही बातें छुपाते थे और दोनों में से कोई भी उन्हें बातें बताने के लिए एग्री नहीं करते थे, और अभी भी यही हो रहा था। वह जिस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, उसका जवाब उन्हें मिले या ना मिले पर उनके पति को जरूर मिलने वाला था। और जाहिर सी बात है, अगर वह सवाल कुछ ऐसा हुआ या फिर उसके जवाब कुछ ऐसे हुए जिससे उन्हें तकलीफ हो, तो वह भी उन्हें नहीं बताने वाले थे। उन्होंने अब खुद को ही समझना बेहतर समझा और खामोशी से काकी की तरफ देखने लगी। काकी नूर जी की नजरों को समझते हुए तुरंत ही ब्रेकफास्ट उनके प्लेट में सर्व करती है, जिसके बाद नूर जी खामोशी से खाने लगती है, पर उनकी नजर बार बार स्टडी में जा रही थी। वही स्टडी में इस समय रेयान जी सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं आरिश उनके सामने अपने सर को झुकाए हुए चुपचाप खड़ा था। आरिश को इस तरह से अपने सामने खड़ा हुआ देख रेयान आंसू थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोले, मैंने तुम्हें यहाँ पर इस तरह से खड़ा होने के लिए नहीं बुलाया है। आरिश, बात क्या है, मुझे वह बताओ। माना कि तुम अपनी माँ को नहीं बता सकते हो, पर मुझे तुम बता सकते हो। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए मुझे बहलाने की या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। उद्धरण चिन्ह। आप जिस सच को सुनने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन हो रहे हैं डैड, उस सच में मैं किसी की जिंदगी तबाह कर दी है। मैंने किसी के जीने की इच्छा तक को छीन लिया है। मैंने उसे इस कदर तोड़ दिया, बिखेर दिया कि दोबारा मैं उसे समेट भी नहीं पाया। और जब तक मुझे समझ आता तब तक मैं उसे खो चुका था। आप क्यों उसे दर्द भरी यादों को सुनना चाहते हैं? आरिश के सवाल पर रेयान जी आरिश की तरफ देखते हैं और फिर कठोर होते हुए बोले, मैं तुमसे यह नहीं पूछा आरिश के तुम्हारी जिंदगी इस समय कैसे चल रही है और तुमने अपने पास्ट में क्या किया है। मैं बस सच सुनना चाहता हूँ, और अगर तुम सच नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसे सच तक पहुंच जाऊंगा। पर याद रखना, अगर मुझे कुछ भी ऐसा पता चला जिसमें तुम गुनहगार साबित हुए, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आरिश, जो कि अपने पापा की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था, वह बेबस होकर अपने पापा की तरफ देखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यह सारी चीज जहां से भी शुरू हुई है और जहां भी खत्म हुई है, उस पूरे दौर में सिर्फ और सिर्फ वही गलत था। अपने पापा की बात सुनकर आरिश एक नजर अपने पापा की तरफ देखता है और फिर वह गहरी सांस लेता है और वापस से अपनी नजरें नीचे करते हुए अपनी बात कहना शुरू करता है। जैसे जैसे आरिश के पापा आरिश की बातें सुनते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी, गुस्सा, दर्द, सारे एक्सप्रेशन एक साथ नजर आने लगे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आरिश ने उनकी बच्ची के साथ ऐसा किया था। वह बच्ची जो हमेशा खुशी खुशी उनके घर से उनसे मिलने आया करती थी, क्योंकि वह अपनी फैमिली से दूर रहकर उन्हें याद करती थी, जिस बच्चे कल उन्होंने अपनी बेटी माना था। और आरिश ने क्या किया उसके साथ, वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता थे कि आरिश उनकी बच्ची को इस कदर तोड़ सकता है। आरिश की बातें आप जैसे जैसे उनके कानों में पड़ रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कोई पिघला हुआ शीशा उनके कानों में डाल रहा हो। इस तरह की तकलीफ उन्हें महसूस हो रही थी। रेयान तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते और अपनी लाल नजरों से आरिश की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में इस समय सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था आरिश के लिए, और कुछ नमी, जो कि इस बात सच को जानने के बाद आए थे। वह जब इस सच को सुन रहे थे तो वह अंदर तक कांप गए थे। उनका दिल इस समय इतनी तेजी से धड़क रहा था जितना आज से पहले कभी भी नहीं धड़का था। एक अजीब डर और बेचैनी उन्हें सताए जा रहा था। वह आरिश को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और सीधा आरिश के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देते हैं। आरिश, जिसने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर अपने पापा की तरफ नहीं देखा था, वह अचानक से थप्पड़ मारने की वजह से एकदम से अपनी जगह से लड़खड़ा जाता है। उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वह जानता था कि उसके पापा का ऐसा ही रिएक्शन होगा। वह कुछ भी नहीं कहता है। उसकी आंखों में खुद इस समय नमी आया हुआ था। वह जानता था उसने गलतियां की है, सिर्फ गलतियां ही नहीं, उसने गुनाह किया है। आर्या के साथ जो कुछ भी उसने किया है उसकी कोई माफी नहीं है, और ना ही वो आर्या से इसके कभी उम्मीद कर सकता था। वही रेयान जी आरिश की तरफ देखकर एकदम से उसके कॉलर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हैं और उसके चेहरे को गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए बोले, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो आरिश?
ये तुमने क्या किया उसके साथ? एक बच्ची की तरह रखते थे ना तुम उसे अपने साथ? फिर उस बच्ची के साथ ऐसा करते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपी? कितने निर्दय हो गए थे? क्यों उस बच्ची के साथ इतने ज्यादा तुम निर्दय हो गए? क्या बिगड़ा था उस बच्ची ने तुम्हारा? और क्या फायदा तुम्हारे इस पोजीशन का? क्या फायदा तुम्हारे उसे पावर का जब तुम एक बच्ची की बातों का यकीन तक नहीं कर पाए? जब से वह उस कॉलेज में आई थी तब से सिर्फ तुम्हारे भरोसे बस कॉलेज में रह रही थी। भरोसा किया था उसने तुम्हारा, तुम इस तरह से उसके भरोसे को अपने पैरों तले कैसे रौंद सकते हो? सिर्फ तुमने उसके जज्बातों को ही नहीं, तुमने उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, तुमने उसकी इस सब कुछ को अपने पैरों तले से कुचल कर रख दिया है। मुझे तुमसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं थी आरिश। मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम उसका ख्याल रख पाओगे। पर तुमने आरिश क्या किया? सिर्फ उसे बल्कि तुमने मेरे यकीन को भी तोड़ दिया। क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हारी माँ को कि जिस बच्ची को उन्होंने अपनी बेटी समझा था आज उसी का बेटा उसकी बेटी का खून से रंगा हुआ है? क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हारी माँ को कि जिस बेटी की इज्जत को बचाने के लिए उसका बेटा एक दिन लड़ा था, उसने ही उसकी इज्जत को अपने पैरों तले रौंदता रहा? क्या जवाब दूंगा मैं? उसे कैसे समझाऊंगा मैं उसे कि जिस बेटी को उसने तुम्हारे भरोसे छोड़ा था तुमने उसे किसी लायक नहीं छोड़ा? इस कदर तोड़ दिया कि उसने अंत में सबसे दूर जाना ही सही समझा। बोलो आरिश बोलो, क्या जवाब दूंगा मैं? रेयान जी के गुस्से से नसें उभर आई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस कदर गिर सकता है। उनका बेटा एक लड़की के साथ इतना ज्यादा निर्दय हो सकता है। उन्होंने क्या सोचकर आर्या को आरिश के साथ छोड़ा था और उसने क्या कर दिया था? वह कभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो सकते थे। अगर कोई और कहता कि आरिश ने ऐसा किया है तो वह कभी नहीं मानते, पर यह बात खुद आरिश ने अपने मुंह से कही है। वही आरिश जो कि अपने पापा की सारी बातें सुन रहा था, वो बिल्कुल खामोश था। उसकी आंखों में एक दर्द था जो आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा था, पर वह अपने उन गुनाहों को सफाई में नहीं छुपा सकता था। आरिश की खामोशियां रेयान जी को और भी ज्यादा तोड़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या जवाब दे, क्या कहें, कैसे बोले। कुछ समझ नहीं आ रहा तो वह पूरी तरह से ब्लैक हो चुके थे। उन्होंने आज अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच सुना था जो वह कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रेयान जी अब गुस्से से खौलते हुए नजरों से आरिश को घूरते हुए बोला, तुम्हें जो करना था और तुमने कर लिया है, तो अब हमारा फैसला सुनो। आज से तुम भूल जाना कि तुम्हारी कोई फैमिली है। जिस तरह से तुमने मेरी बच्ची को उसके फैमिली से अलग किया, जिस तरह से वह अपनी फैमिली के लिए तड़पती रही, जिस तरह से तुमने उसके सारे अरमानों को इस विला में कैद करके रख दिया, जिस तरह से तुमने उसके सारे खुशियों का गला घोट दिया, उसी तरह से आज मैं इस रिश्ते का गला घोटता हूँ। नहीं मानता मैं तुम्हें अपना बेटा, नहीं हो तुम मेरे खून। मेरा खून कभी इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कभी ऐसे परवरिश ही नहीं दी थी। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते आरिश। आरिश जो अपने पापा की सारी बातें सुन रहा था वो अपने पापा की इस बात को सुनकर एकदम से अपनी जगह पर जम सा गया। वह अपनी आंखों में आंसू भी अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, यह आप क्या बोल रहे हैं डैड? अभी आरिश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रेयान जी अपने हाथ को दिखाकर आरिश की बात को बीच में ही काटते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोले, जिस तरह से तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो बच्चे अपने परिवार के बिना कैसे जिएगा, जिस तरह से तुमने उसके दोस्तों को उससे अलग करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वह अकेली इतने बड़े घर में कैसे रहेगी, जिस तरह से तुमने उसे इस घर में कैद कर दिया था, तब जब तुम्हें उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं हुआ था, तो अब तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम भी उसकी जिंदगी कर देखो कैसा महसूस होता है। तुम्हारे पास तो फिर भी इस घर से बाहर जाने की आज़ादी है। तुम्हारे पास तो फिर भी इतना पैसा, इतना पावर है। इसी के घमंड में आकर मैं तुमने उस बच्चों की जिंदगी बर्बाद की थी, तो फिर आज तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो? क्यों तुम्हें आज अपनी फैमिली की जरूरत पड़ रही है, जब उस बच्ची को अपनी फैमिली की जरूरत नहीं पड़ी थी, जब उसने अपने सारे दर्द को अकेले सहे थे, जब उसके पास उसका दर्द बांटने वाला कोई नहीं था, जब उसने अपनी तकलीफ से सब अकेले बर्दाश्त की थी, तो फिर तुम्हें किसी के सहारे की क्यों जरूरत है? तुम तो फिर भी एक मर्द हो और अपनी पावर इसी गुमान में आज तक उस छोटे से बच्चे पर जोर जमाते आ रहे थे, तो फिर तुम्हें अपने लिए इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? एक बार सोचकर देखो आरिश, जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर किया हो और जब वही उसे इस कदर तोड़ दे तो कैसा महसूस होता है? हम तो फिर भी तुम्हारे परिवार है, हमने तुम्हारा साथ छोड़ा है, कम से कम तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे साथ हैं। वहां तो अपना दर्द अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, पर एक बात जरूर याद रखना कि तुमने उसके साथ जो भी किया है वो बहुत गलत है। और अब मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि कुछ पलों के लिए ही सही पर तुम्हें भी उस बच्ची की जिंदगी जीने को दे। तुम्हें भी तो उसके दर्द का अंदाजा हो, तुम्हें भी पता चले तकलीफें क्या होता है, दर्द क्या होता है। जब अपना किसी और का हो जाए तो कैसा महसूस होता है। इसी दर्द का एहसास करवाने के लिए तो तुमने उसके होते हुए नैना को इस घर में लेकर आए थे। उसके होते हुए तुमने नैना को उसका दर्जा दिया था। अगर किस्मत एक बार इतिहास फिर से दोहरा दे तब तुम्हें उसे चीज का अंदाजा होगा, उसे तकलीफ का अंदाजा होगा। लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हैं। रेन जी अपनी बातें कहकर तुरंत ही स्टडी रूम से बाहर चली जाती है। वहीं रेयान के जाते ही आरिश अपने घुटनों के बाल फर्श पर गिर जाता है। उसके आंखों से इस समय बेतहाशा आंसू बह रहे थे। आखिर जिस बात का डर था उसे वो हो ही गया था। सब कुछ किसी रेत की तरह अब उसके मुट्ठी से फिसलती जा रही थी। और अपने पापा की कहीं भी वह बात कि इतिहास फिर से एक बार दोहरा, आरिश की आंखों में वह पल आता है जब उसने आर्या को सिद्धार्थ की बाहों में देखा था।
वह पहले याद आते हैं, उसके दिल में एक तेज दर्द से महसूस होता है। वह तुरंत अपने हाथों को अपने सीने पर रखकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। इतिहास खुद को दोहराना शुरू कर चुका था, और जो तकलीफ है उसे महसूस हो चुकी थी और आगे होने वाले थे उसका एहसास भी उसे था। पर अपने पापा के कहे इन शब्दों को सुनने के बाद आरिश, वो अंदर से टूट रहा था। आरिश इस समय खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करें, कैसे समझाएं इस बात को। आरिश तुरंत ही खुद को संभालते हुए स्टडी रूम से बाहर आता है, पर जैसे ही वो स्टडी से बाहर आता है, सामने का नजारा देखकर एक बार फिर से उसे सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है, क्योंकि इस समय रेयान नूर का हाथ पकड़ते हुए उसे विला से बाहर लेकर जा रहे थे। अपने पापा को इस तरह से उसकी मां को ले जाता हुआ देखकर आरिश एकदम से खुद को टूटा हुआ बिखरता हुआ महसूस करने लगता है। इधर नूर जी खुद ही अपने पति के इस बिहेवियर से हैरान थे। वह अपने हाथों को रेयान जी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे आरिश से बात करना है। आप इस तरह से मुझे क्यों ले जा रहे हैं? कल ही तो हम आए हैं और अपने खुद कहा था कि मैं इस बार अपने बेटे के साथ रह सकती हूँ, फिर आपके इस तरह से मुझे यहाँ से ले जाने का क्या मतलब है? नूर जी के इतने सारे सवालों को सुनते हुए रेयान के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वह अपनी लाल नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और फिर गुस्से भरी आवाज में बोले, जिस बेटे के पास रहने तुम आई थी, वह बेटा तुम्हारा कब का मर चुका है और जो इस घर में रहता है वह हमारा बेटा नहीं है, इसलिए यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो अब यहाँ से चुपचाप। इतना कहकर रेयान जी जबरदस्ती वहां से उन्हें ले जाने लगते हैं। वही अपने पति की बातें सुनकर नूर एकदम हैरानी से उनकी तरफ देखती हैं और फिर झटके से अपने हाथों को खींचकर छुड़ाते हुए बोली, ये आप कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है और आप ऐसा कह भी कह सकते हैं, वह हमारा बेटा है। आपके मुंह से ऐसा शब्द निकल भी कैसे सकता है उसके लिए? नूर की बातें सुनते हुए रेयान का गुस्सा इस समय हर हद पार करता जा रहा था और वह अपनी बीवी पर आरिश का गुस्सा नहीं निकालना चाहते थे। और यह सब गुस्सा ही नहीं था, बल्कि उनके अंदर उमड़ रहा उसका दर्द था। वह अपने दर्द को अपनी बीवी के सामने बाहर नहीं करना चाहते थे। वह अब गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोले, आप अब जिद कर रही हैं। हमने कह दिया ना कि यहाँ पर आपको नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है। आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। अपने पति की बेतुकी की बातों को सुनते हुए अब नूर जी को भी गुस्सा आने लगा था। एक तो उनका बेटा जो कि उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, और अब उनके पति जो कि बिना कुछ बताए उन्हें यहाँ से इस तरह से जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। वह कितने दिनों बाद आई थी और उन्होंने ठीक से अपने बेटे को देखा तक नहीं था, और उनके पति उन्हें ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वह भी अब गुस्से से तमतमाते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर अपने बेटे के पास आई हूँ, और अगर आपको यहाँ नहीं रहना है तो आप जाए ना। अपनी बीवी के किस तरह से जिद्दी नेचर को देखते हुए अब रेयान अपनी आंखें कसकर बंद करते हैं और 2-4 गहरी सांस लेते हुए वह अपनी नजरें उठाकर नूर जी की तरफ देखते हुए बोले, तो आपका यह आखिरी फैसला है कि आप मेरे साथ नहीं चल रही है? नूर जी तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिला देती है। इसके बाद रेयान नूर जी की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोले, ठीक है, तो आज से आपके बेटे के साथ आपके रास्ते भी हमसे अलग होते हैं। अब हमारी जिंदगी में ना आपकी जगह बचेगी और ना ही आपके बेटे की है। आप रहिए यहाँ आराम से अपने बेटे के साथ। इतना कहकर रेयान अपने कदम सीधा बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं। वही नूर सी जब अपनी कानों में ये शब्द सुनती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी सांसें से ही किसी ने खींच दिया। वह एकदम से लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से पीछे हो जाती है। वह अब आंसू भरी नजरों से अपने पति की तरफ देखने लगती है, जो कि तेज कदमों से बाहर जा रहे थे। उनके आंखों से आंसू बहकर उनके गालों पर आ जाते। वह तुरंत ही दौड़ते हुए रेयान जी के पीछे जाती है, और रेयान जी पैलेस के बाहर जा पाते उससे पहले ही नूर जी तुरंत उनके हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ते हुए अपने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए अपने कांपते हुए आवाज में बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपसे अलग होकर जिंदा रह पाएंगे? आप जानते हैं हमारी कंडीशन कैसी है, मर जाएंगे हम आपके बिना। रेयान की जो कि नूर की सारी बातें सुन रहे थे, उनकी आखिरी लाइन को सुनते हुए जैसे उनका दिल कचोट जाता है। वह तुरंत ही उन्हें अपने गले से लगाना चाहते थे, पर वह खुद को कंट्रोल करते हैं। वह नूर जी की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोले, तो आप अभी हमारे साथ चल रहे हैं? अब नूर जी के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। वह अपनी आंसू भरी नजरों से दूर खड़े आरिश की तरफ देख रही थी, जो दूर खड़े अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। उसके कानों में अपने पापा के कहीं हर एक बात गई थी, और अपने पापा के हर एक लफ्ज को सुनते हुए जैसे वह अपने आप को अंदर ही अंदर हरता जा रहा था। वह अपनी माँ को बेबस होता हुआ देख सकता था, पर वह अपनी माँ की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा सकता था। वह इस कदर मजबूर हो गया था कि वह अब अपने पापा के सामने भी जाने से खुद को रोक रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह आप अपने पापा से नजरें मिला पाए। वहीं दूर खड़े आरिश को अपनी नम आंखों से देखते हुए नूर जी तुरंत ही अपना चेहरा आरिश से फेर लेती है, और फिर वह अपने पति के हाथों को कसकर पकड़ते हुए वहां से उनके साथ निकल जाती है। अपनी मम्मी और पापा को जाने के बाद आरिश एकदम से वहां से मुड़कर अपने कमरे में चला आता है, और वह कमरे में आते ही दरवाजे को बंद करके वही दरवाजे से टिकर नीचे फर्श पर बैठ जाता है, और इसी के साथ उसका दर्द उसके आंसुओं में बहना शुरू हो जाते हैं।
आरिश अपने चेहरे को अपने हाथों में ढके हुए फूट फूट कर रो पड़ता है। आज उसे अपने पापा के सिर्फ एक फैसले की वजह से इतनी तकलीफ महसूस हो रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि आर्या जो अपने पापा की जान हुआ करती थी, जो अपने पापा के बिना एक पल नहीं रह सकती थी, जब आरिश ने उसे उसकी फैमिली से दूर किया होगा तो उस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजरी होगी। आरिश जब आर्या को इस घर में लेकर आया था उसे समय वो सिर्फ 19 साल की थी, और 19 साल की बच्ची के लिए इतना ज्यादा दर्द भरा जिंदगी उसकी हिम्मत को तोड़ता न तो और क्या करता। दूसरी तरफ महल इस समय सिद्धार्थ, सोना और दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तीनों ही काफी तेजी से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही सिद्धार्थ उन तीनों को इतना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हुए बस देख रहा था। वह जानता था कि तीनों ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। सिद्धार्थ बस गहरी सांस लेते हुए उन तीनों की तरफ देख ही सकता था। वो उन दिनों में से किसी से कुछ नहीं कहता है और वह चुपचाप धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वह तीनों 5 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपनी चमकते हुए आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगते हैं। वहीं सिद्धार्थ जो इन तीनों के लिए अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को मिस करके यहाँ उन तीनों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, वह उन तीनों की आंखों में चमक देखते हुए खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। इस चमक के आगे तो वह अपने हर मीटिंग को इस तरह से छोड़ने को तैयार था। उसे बस सोना और अपने बच्चों की खुशी चाहिए थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि उसका कितना का नुकसान हो रहा है और कितने का फायदा हो रहा है। वह बस चाहता था कि उसके बच्चे और उसकी बीवी खुश रहे। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। सिद्धार्थ भी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। सिद्धार्थ चूंकि पहले से ही तैयार था। सिद्धार्थ ब्रेकफास्ट करके ब्रेकफास्ट टेबल से उठकर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वहीं तीनों भागते हुए अपने कमरे में चले आते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों ही तैयार होकर बाहर आते हैं। सबसे पहले आदिश कमरे से बाहर आता है। उसने इस समय ब्लैक कलर के जीन्स के साथ व्हाइट कलर के शर्ट को कैरी किया हुआ था। वहीं पैरों में स्पोर्ट्स शूज और बालों को बहुत ही एलिगेंटली सेट किए हुए वह बहुत ही ज्यादा जेंटल नजर आ रहा था। उसका छोटा सा चेहरा देखकर कोई कह नहीं सकता था वो बच्चा था या कोई इतनी छोटी से उम्र में इतना ज्यादा मैच्योर दिख सकता है। वही आदिश के आने के थोड़ी देर बाद ही सोना भी पंखुड़ी को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर आती हैं। इस समय पंखुड़ी ने एक व्हाइट कलर के फ्रॉक को पहन रखा था। पैरों में व्हाइट कलर के शूज के साथ उसने कली बालों की 2 चोटी बनाई हुई थी, जो उसके छोटे से गोल मटोल चेहरे पर काफी प्यारा लग रहा था। वही उसके पीछे पीछे उसके हाथों को पकड़ कर आ रही सोना, जिसने से कलर की फ्रॉक को पहना हुआ था, जो उसके घुटनों तक आ रहे थे। उसने भी अपने पैरों में व्हाइट कलर के शूज को डाल रखा था। उसके बाल इस समय खुले हुए थे और उसने अपने बालों को दोनों तरफ से बालों को कर्ल करके उस पर बटरफ्लाई डिजाइन के क्लिप को लगाया हुआ था, जिससे उसके बाल आगे से काफी खूबसूरत लग रहे थे। सोने के चेहरे पर इस समय कोई मेकअप नहीं था। उसका छोटा सा चेहरा बिना मेकअप के ही काफी ज्यादा प्यार और क्यूट लग रहा था। उसने बस अपने होठों पर एक बेबी पिंक कलर के लिए बाम को लगाया हुआ था। हाथों में एक डायमंड की वॉच थी और वह पूरी तरह से सिंपली रेडी हो चुकी थी। सिद्धार्थ के नजरें इस समय सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह सोने की क्यूटनेस को देखते हुए सोने में ही खोया हुआ था, पर उसकी बेटी जल्दी ही उसे होश में ले आती है जब वहां भाग कर आती है और उसके पैरों से लिपट जाती है। सिद्धार्थ अपनी पैरों में जब अपनी बेटी को लिपटा हुआ महसूस करता है तो वह तुरंत ही सोना से अपनी नजर हटाकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। उसकी बेटी भी बिल्कुल सोने की ही कार्बन कॉपी नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह तुरंत ही झुककर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लेता है। पंखुड़ी जैसे ही सिद्धार्थ के गोद में जाती है वह तुरंत सोने की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मम्मा क्यूट। सिद्धार्थ अपनी बेटी की टूटी फूटी आवाज को समझते हुए बस अपने सर को हिलाते हुए बोला, यश बेटा, मम्मा इज वेरी क्यूट और ब्यूटीफुल। सिद्धार्थ सोना की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब चलें। सिद्धार्थ पंखुड़ी को अपने गोद में लेते हुए सोने के पास आता है और फिर वह अपने हाथ को बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। वही आदिश भी तुरंत दूसरी तरफ से आकर सोने के हाथों को पकड़ लेता है। सोना अपने बेटे की तरफ देखती है। अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए वह उसके हाथों को अच्छे से पकड़ते हुए चारों ही महल से बाहर चले आते हैं। सिद्धार्थ जैसे ही महल से बाहर आता है ड्राइवर उन सबके लिए कर का डोर ओपन करता है। पहले सिद्धार्थ, सोना और आदिश को बैठता है, उसके बाद वह खुद भी दूसरी तरफ से आकर कार में बैठ जाता है और पंखुड़ी को अपनी गोद में बिठा लेता है। उन चारों के बैठते ही ड्राइवर भी कार में बैठता है और कार अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही देर में सिद्धार्थ की कार मॉल के बाहर आकर रुकती है। सिद्धार्थ खिड़की से मॉल की तरफ देखता है। इस समय मॉल पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। मॉल को पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ देखकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह अजीब नजरों से मॉल की तरफ देखने लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ को इतनी भीड़ में अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वह सोना की तरफ देखता है इस उम्मीद से कि शायद सोना इतनी भीड़ को देखकर अंदर जाने से इनकार कर दे और वह से लेकर कहीं और घूमने के लिए चला जाए। पर सोना जब खिड़की से बाहर अपने सर को निकाल कर देखती है तो वह मॉल की तरफ देखकर अपनी चमकती आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। सोने की आंखों को देखते हुए सिद्धार्थ समझ जाता है कि सोना का अंदर जाने का मन है और यह समझते हैं सिद्धार्थ का मुंह बन जाता है। आरिश अभी अभी बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया था। उसकी आंखें इस समय सुर्ख लाल नजर आ रही थी, वही उसका चेहरा भी लाल नजर आ रहा था। आरिश सीधा ड्रेसिंग मिरर के सामने जाता है और खुद को मिरर में देखता था। आरिश की कमर पर सिर्फ एक टॉवल बंधा था
उसकी खुली मस्कुलर चेस्ट मिरर में साफ साफ नजर आ रही थी। अभी अभी शावर लेकर आने की वजह से आज इसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो कि उसके मस्कुलर चेस्ट से होते हुए उसके 8 पैक्स एब्स से फिसलते हुए उसके टॉवल में जाकर कहीं गुम हो जा रहे थे। इस समय आरिश काफी ज्यादा हॉट नजर आ रहा था। आरिश एक नज़र खुद कहो मिरर में देखने के बाद ड्रेसिंग मिरर से कोम उठाता है और अपने बालों को सेट करने लगता है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। आरिश अपने फोन की तरफ देखता है और वह टेबल से ब्लूटूथ उठाकर अपने कानों में लगता है। ब्लूटूथ लगाते हैं दूसरी तरफ से आरिश को किसी की आवाज आती है, जिसे आरिश बहुत ही खामोशी से सुन रहा था। आरिश उसकी पूरी बातें सुनने के बाद अपनी कठोर आवाज में बोला, वेयर इज शी नाउ? आरिश के ऐसा पूछने पर दूसरी तरफ से तुरंत ही आवाज आती है, जिसके बाद आरिश बिना कुछ बोले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा राघव, जो कि आरिश के हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ था, वह घुरकर फोन की तरफ देखता है, क्योंकि उसका मुंह बन चुका था। यह आदमी बस काम भर ही बातें किया करता था। जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, यह ऐसे मुंह फेर लेता था जैसे वह जानता ही ना हो। इधर आरिश कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अपनी नजर उठाकर खुद को ही मिरर में देखता है और खुद को मिरर में देखते हुए ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, अब बहुत हुआ, तुम्हें अब वापस मेरी जिंदगी में शामिल होना ही होगा। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मेरे होते हुए तुम कभी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मेरा इंतजार करना बटरफ्लाई, मैं आ रहा हूँ। इधर सिद्धार्थ सोना और बच्चों के साथ घर से बाहर आता है और वह उन तीनों के साथ मॉल के अंदर चला जाता है। वही सोना की आंखें बिल्कुल हीरे चमक रही थी। वो मॉल की तरफ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख रही थी। वही सिद्धार्थ, जिसकी नजरें सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी, वह भी सोने के नजरों को अच्छी तरह से पहचान रहा था और वह सोने के चेहरे के चमक देखते हुए खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखते हुए उसके हाथों को पकड़े हुए उसे मॉल के अंदर लेकर आता है। जैसे ही सिद्धार्थ मॉल में इंटर करता है, वहां के मैनेजर तुरंत ही सिद्धार्थ को देखकर उसके पास आते हैं और वह ग्रीट करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैनेजर अपनी बात कहने पर सिद्धार्थ अपनी तीखी नजरों से उसे मैनेजर की तरफ देखता है और फिर वह अपने सर को नामे दिला देता है, जिसके बाद में मैनेजर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से थोड़ा सा साइड हट जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ अपने दोनों बच्चों के साथ अंदर आता है। सिद्धार्थ ने सोना के हाथों को काफी टाइटली पकड़ रखा था। वो ही मॉल में इंटर होता है। वहां के सेल्स गर्ल्स भी सिद्धार्थ को ग्रीट करती है, जिसके बाद सिद्धार्थ सोना को लेकर खुद ही क्लोथ सेक्शन में चला जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई और सोना के कपड़ों को हाथ लगाए, जिसकी वजह से सिद्धार्थ हमेशा खुद ही सोना की शॉपिंग किया करता था। सिद्धार्थ को खुद ही क्लॉथ सेक्शन में जाता हुआ देखकर मैनेजर खुद हैरान था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह सिद्धार्थ से कुछ बोले। वह बस चुपचाप देख सकते थे। इधर सेल्स गर्ल्स भी हैरान थी, पर वह सभी भी कुछ नहीं कहती है और अपने अपने कामों में लग जाती है। वहां जितने भी लोग थे सभी सिद्धार्थ और सोना की तरफ हैरानी से देख रहे थे। वही आरिश पंखुड़ी को अपने साथ लेकर टॉयज सेक्शन में चला गया था, जिसे सिद्धार्थ ने भी नहीं रोका था, क्योंकि इस पूरे मॉल में सीसीटीवी कैमरा से और सिद्धार्थ अच्छी तरह से अपने बच्चों पर नजर रख सकता था। और मॉल के अंदर उसके बहुत से गॉड्स भी थे, जो कि सिविल ड्रेस में इस समय बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए थे। सिद्धार्थ इस समय पूरी तरह से बेफिक्र था। वही सोना सिद्धार्थ के हाथों को पकड़े उसे खींचते हुए क्लोथ सेक्शन में लेकर घूम रही थी। सोना की नजरें कपड़ों पर ही टिके हुई थी, वही सिद्धार्थ के नजरें सोने के ऊपर। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद फाइनली एक बेबी पिंक कलर के साड़ी पर जाकर सोना की नजरें टिक जाती है। सोना, जो कि अमेरिका में ही रही थी, उसने कभी भी साड़ी वेयर नहीं किए थे। हाँ, उसने कुर्ती प्लाजो और फ्रॉक सूट को वेयर किया था, पर उसे साड़ी वेयर करना काफी ज्यादा हेडेक लगता था, क्योंकि उससे साड़ी संभाली नहीं जाती थी। पर उस साड़ी की तरफ देखते हुए सोना को वह साड़ी अब लेने का मन करने लगा था, जिसकी वजह से वह सिद्धार्थ की तरफ देखती है और फिर वह उसके बाजू को पकड़कर उसकी तरफ अपनी टिमटिमाते आंखों से देखते हुए अपनी छोटी छोटी उंगलियों से वह उस साड़ी की तरह पॉइंट कर देती है। सिद्धार्थ जैसे ही सोना की उंगलियों के इशारे की तरफ देखता है, उसकी भी नजरें उस पिंक कलर के साड़ी पर जाकर टिक जाती है। वह साड़ी सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। बेबी पिंक कलर की साड़ी बिल्कुल सोना के स्किन से मैच हो रही थी। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखता है और फिर वह आगे बढ़कर उस साड़ी को धीरे से टच करके देखता है। सिद्धार्थ साड़ी को टच करने के बाद हल्के से मुस्कुराता है। सिद्धार्थ ने उसे साड़ी को इसलिए छुआ था ताकि वो उसका फैब्रिक चेक कर सके कि उसका फैब्रिक सॉफ्ट है या नहीं, क्योंकि सोना की स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी की अगर फैब्रिक में थोड़ी सी भी हार्डनेस होती थी तो उसकी वजह से सोना को रैशेज होने लगते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा कपड़ों को खुद ही टच करके बाय किया करता था। वही सोना सिद्धार्थ के इस हरकत को देखकर बस हल्के से मुस्कुरा देती है। सिद्धार्थ साड़ी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता है और फिर सोना के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ओके और कुछ? सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर सोना एक बार फिर से अपनी नजर चारों तरफ घुमाने लगती है और फिर घूमते घूमते वह कुर्ती के सेक्शन में चली आती है। सोना जैसे ही कुर्ती के सेक्शन में आती है, वहां पर एक से एक डिजाइनर कुर्ती प्लाजो थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रहे थे। सोना अपनी चमकते हुए आंखों से उन सब की तरफ देख रही थी। उनमें से कुछ कलर जैसे चेरी कलर और डार्क मैरून और वाइन कलर, ये तीनों कलर सोना को काफी ज्यादा पसंद आया था और वह तुरंत ही सिद्धार्थ के हाथों को छोड़कर आगे बढ़ती है।
और वह धीरे धीरे उन तीनों को टच करके देखती हैं। वहीं सिद्धार्थ जिस चीज को सोना टच कर रही थी, सिद्धार्थ उन सभी को उठता जा रहा था। फाइनली इस समय सोने के पास अब 3 कपड़े हो चुके थे ट्राई करने को। सिद्धांत अब उन कपड़ों को सोने के हाथों में देता है और फिर उसे चेंजिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाओ जाकर देखो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं। सिद्धार्थ के बात मानते हुए सोना तुरंत उन कपड़ों को लेकर सीधा चेंजिंग रूम में चली जाती है। सोना चेंजिंग रूम के अंदर आने के बाद चेंजिंग रूम में पूरी तरह से अपनी नजर दौड़ते हुए हर तरफ देखने लगती है। चेंजिंग रूम काफी ज्यादा बड़ा था। वही साइड में एक सोफा लगा हुआ था जो कि दिखने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। उसी के सामने में एक बड़ी सी मिरर थी जिसमें आराम से कपड़े चेंज करने के बाद हर एंगल से देखा जा सकता था। सोना इतनी बड़ी चेंजिंग रूम को देखकर गहरी सांस लेती है क्योंकि उसे लगा था यहाँ का चेंजिंग रूम बहुत छोटा होने वाला है, पर यहाँ उसके उम्मीद से काफी ज्यादा ठीक ठाक था। सोना के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाले स्माइल आ जाती है। वह अपने कपड़ों को जाकर सोफे पर रखती हैं। उसके बाद वह अपने पहने उसे व्हाइट कलर के फ्लोरल फ्रॉक की जीप को अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए खोलने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी ही देर में सोना अपने फ्रॉक के जीप खोल लेती है। वह अपने फ्रॉक को धीरे से कंधे से सरकाए है और फिर उसे उतार कर वहीं सोफे पर रख देती है। उसके बाद वह चेरी कलर के कुर्ती को उठाकर अपने हाथ में पकड़ लेती है, पर जैसे ही सोना उस चेरी कलर के कुर्ती को अपने हाथों में उठती है, अचानक ही चेंजिंग रूम की लाइट्स एकदम से चली जाती है। अचानक से चेंजिंग रूम की लाइट चले जाने पर सोना एकदम से डर जाती है और वह अपने हाथों को अपने सीने से लगाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि पूरे रूम में एकदम डार्क अंधेरा हो चुका था और अभी सोना जिस हालत में थी वह चेंजिंग रूम से बाहर भी नहीं भाग सकती थी। सोना तुरंत ही अपने हाथों में पकड़ उस कपड़े को अपने हाथों में ही महसूस करते हुए उसे सीधी तरीके से पहनने की कोशिश करती है, पर अभी सोना उसे पहनने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी सोना को अपनी कमर पर किसी के मजबूत हाथों का एहसास होता है और उसे हाथों का एहसास पाते हैं सोना एकदम से कांप उठती है और उसकी चीख निकल पड़ती है। इससे पहले कि सोना चीख पाती कोई उसके मुंह पर हाथ रख देता है। सोना की आवाज उसके मुंह में ही घुट कर रह जाती है। सोना की आंखें अब हैरानी से बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वह अब उसे शख्स की बाहों में छटपटा रही थी। उस शख्स का टच इतना ज्यादा हर्ष और स्ट्रांग था जिससे सोना को ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी बाहों में दब सी गई हो। सोना की धड़कनें इस समय बेहद तेज थी और वह इतनी तेजी से धड़क रहा था जिसे वह शख्स भी आराम से सुन सकता था। सोना अपने धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने के लिए छटपटाना शुरू कर देती है, पर वो उस शख्स जैसे जैसे सोना उसकी बाहों में छटपटा रही थी, उसकी पकड़ सोना के ऊपर कसती ही जा रही थी। सोना को इस समय बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसके लिए ये टच बहुत ही ज्यादा अजीब था। सिद्धार्थ जो उसका पति होने के बाद भी उसने कभी उसे इस तरह से छूने की कोशिश नहीं की थी। आज इस टच को महसूस करते हुए सोना का दिल ऐसा था मानो वह कभी भी बाहर आ सकता है। सोना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पीछे है कौन, पर जो भी था उसका टच सोना को इतना भी अनकंफर्टेबल या फिर डरने वाला नहीं था जिससे कि सोना डरे। ये टच उसे जाना पहचाना सा लग रहा था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि यह टच आखिर है किसका। क्या ये सिद्धार्थ है? सोना अपने हाथों को ऊपर उठाकर उस शख्स के हाथों को पकड़ती है जो कि उसके मुंह पर रखा हुआ था और वह उसे हटाने की कोशिश करने लगती है। तभी उसके पीछे खड़ा शख्स धीरे से झुकता है और सोना के गर्दन पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी सांसों भरी आवाज में ही बोला, आवाज मत करना बटरफ्लाई। आवाज इतनी ज्यादा सेडिक्टिव थी कि सोना को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में ही दौड़ गई हो। सोना एकदम से अपनी बॉडी को टाइट कर लेती है और फिर वह एकदम से सीधी खड़ी हो जाती है। वही उसके पीछे खड़ा शख्स हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में खड़ी उस लड़की की तरफ देखता है। भले ही सोना को अंधेरे में कुछ ना दिख रहा हो, पर उसके पीछे खड़ा शख्स अंधेरे में भी इस कदर देख सकता था कि वह सोने के चेहरे के एक्सप्रेशन को भी नोटिस कर रहा था। सोना के सीधे खड़े होने के बाद वह सब धीरे से अपने हाथों को सोना के चेहरे से हटाता है। वो जैसे ही अपने हाथों को हटाता है, सोना जोर की सांस ऊपर खींचती है और फिर वो छोड़ती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यह आदमी उसकी आज जान ही ले लेगा। वही सोना के बेकाबू सांसों को महसूस करते हुए उसे शख्स के चेहरे के स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी पकड़ अब सोने के कमर पर और भी ज्यादा कसते जा रहे थे। सोना इस समय जिस हालत में थे उस हालत को सोच सोच कर ही सोना शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। वह तो अच्छा था कि इस समय पूरे चेंजिंग रूम में अंधेरा छाया हुआ था, वरना अगर लाइट होता तो सोना तो यहीं पर जमीन में गिर जाती। सोना का चेहरा फिर भी लाल हुए जा रहा था। भले ही अंधेरा था, पर उसके लिए उसे वक्त का टच बहुत ही ज्यादा सेंसुअल और सेडिक्टिव था। सोने अब अपने हाथों को उसके उस हाथ पर रखती है जो कि उसके पेट पर इधर उधर घूम रहे थे। सोना उसके हाथों को पकड़ते हुए धीरे से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वह ऐसा करने की कोशिश करती है वह शख्स एकदम से उसकी कमर कसकर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और सोना जाकर सीधा उसके स्ट्रांग सीने से जा टकराती है। अब सोना के पीठ उसके हार्ड चेस्ट से टिकी हुई थी। सोना उसके हार्ड मसल्स को अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी क्योंकि सोना के बॉडी पर इस समय कोई कपड़ा नहीं था सिवाय उसके इन कपड़ों के। वही उसके पीछे शख्स जो खड़ा था, सोना जिस कदर उसके बॉडी को महसूस कर पा रही थी, उसे तो यही महसूस हो रहा था कि उसने भी बस अपनी बॉडी पर एक पतली सी शर्ट को पहन रखा।
और उसे शर्ट का फैब्रिक इतना ज्यादा स्मूथ और सिल्की है जिसकी वजह से उसकी मसल्स उसे शर्ट में उभर कर दिख रही होगी। अभी सोना कुछ कहने को होती उससे पहले ही वह शख्स सोना को एकदम से पलट देता है। अब सोना का चेहरा उस शख्स के सामने था, पर सोना को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वही सोना को कुछ देर में अपने गालों पर किसी की उंगलियों का टच महसूस होता है, और उस उंगलियों के टच को महसूस करते हुए सोना अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने देखते हुए बोली, आप कौन हैं? सिद्धार्थ, क्या यह आप हैं? सोना अपने डरी हुई आवाज में उसे शख्स से पूछती है, क्योंकि सोना को अभी भी लग रहा था कि उसके सामने जो शख्स है वह सिद्धार्थ ही है, क्योंकि इस समय उस शख्स ने जिस तरह के सॉफ्ट कपड़े पहन रखे थे उसे तरह के सॉफ्ट कपड़े सिर्फ सिद्धार्थ पहना करता था, इसलिए सोना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं जैसे ही सिद्धार्थ का नाम सोने के मुंह से निकलता है, सामने खड़े शख्स की आंखों तीखी हो जाती हैं और वह उसकी अपनी पकड़ सोना के कमर पर और भी ज्यादा टाइट कर देता है, जिससे सोना की एक आह निकल जाती है और वह तुरंत ही अपने हाथों उसके हाथों पर उसके हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, आह सिद्धार्थ, आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। सोना की लो वॉइस सुनकर वो शख्स खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस लेता है और फिर अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए अपने सरगोशी से भरी आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता है, पर अचानक से ही वह रुक जाता है और बस अपनी गर्म सांस है उसके कानों के पास छोड़ देता है, जिससे सोना एकदम से कांपते हुए उसके और भी करीब चली जाती है। इधर सोना जैसे ही उस शख्स के करीब जाती है, तभी बाहर से डोर नॉक होने की आवाज आती है और जैसे ही डोर नॉक होने की आवाज आती है, उसके सामने खड़े शख्स के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और वह अपनी गहरी नजरों से सोने की तरफ देखता है, पर सोना जैसे ही कुछ बोलने को होती है उससे पहले वह सोना की तरफ झुकते हुए सोना के नाम होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। वही सोना डोर नॉक होने की रिस्पांस देने ही वाली थी कि अचानक से इस हरकत से एकदम से अपनी जगह पर जम जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। उसका पूरा दिमाग ब्लैक हो चुका था और वह अपनी आंखें और भी ज्यादा बड़ी बड़ी करते हुए सामने की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। उस अंधेरे में सामने खड़े उसे शख्स को देख पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। अभी सोना कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही वो शख्स सोना से अलग हो जाता है और सोना तुरंत ही सांस लेने लगती है। तभी वो शख्स सोना के कान के करीब जाते हुए अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए अपनी सांसों भरी आवाज में ही बोला, कहो कि तुम ठीक हो और चेंज कर रही हो। उस शख्स के इस बात सुनकर सोना एकदम से होश में आती है और वह एकदम से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि सोना के लिए ये जो कुछ भी हो रहा था ये बहुत नया था, क्योंकि आज तक सिद्धार्थ ने भी उसे कभी इस तरह से किस करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही वह कभी इस तरह से उसके करीब आया था। सिद्धार्थ ने उसे पूरी प्राइवेसी दी थी। वह तो सोना ही थी जो कभी कभार सिद्धार्थ के करीब जाया करती थी, पर सिर्फ सिद्धार्थ उसे एक बेबी की तरह पैम्पर करता था, पर उसने कभी भी इस तरह से उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। पर आज जिस तरह से कोई उसे महसूस कर रहा था ये सोना के लिए काफी ज्यादा अजीब था और काफी ज्यादा नया भी था, जिसे सोना रजिस्टर नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें काफी भारी हो चुकी थी और वह अंधेरे में भी अपनी नीली चमकती आंखों से सामने की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी, पर वह अभी कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही एक बार फिर से सांसों भारी सरगोशी उसके कानों में पड़ती है, जो कि उसे बाहर खड़ी शख्स को जवाब देने को कह रहा था। वही बाहर से अब तक कोई आवाज नहीं आई थी, जिसकी वजह से सोना को नहीं पता था कि चेंजिंग रूम के बाहर कौन खड़ा है और ना ही उसे ये पता था कि इस समय सामने खड़ा वह शख्स कौन है। पर सोना तो अभी भी उसे शख्स को सिद्धार्थ ही समझ रही थी, इसलिए वह ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। सोना उस शख्स की बात मानते हुए अपनी बड़ी हुई सांसों को काबू करते हुए वह बाहर खड़े शख्स को जवाब देते हुए बोली, मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं चेंज कर रही हूँ। सोना का इतना कहना था कि दरवाजे पर खटखटाना की आवाज बंद हो जाती है और सब कुछ एक पल को शांत हो जाता है, पर इधर सोना शांत हो पाती उससे पहले एक बार फिर से उसके वह सॉफ्ट से चेरी से होठ किसी के कब्जे में थे। सामने खड़ा शख्स इतने एग्रेसिव तरीके से उसके होठों पर किस कर रहा था जैसे लग रहा था कि वह सोना को निगल ही जाएगा। सोना के सॉफ्ट से होठों में उसके एग्रेसिव नेचर की वजह से दर्द होने लगे थे और वह अपने सर को इधर उधर करने की कोशिश करने लगी थी, पर वह शख्स सोना के सर के पीछे अपने हाथ ले जाते हुए सोना के सर को पीछे से पकड़ता है और वह पूरी तरह से उसे अपनी आगोश में भरते हुए उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगता है। वही सोना भी अब खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है। सोना की बॉडी ढीला छोड़ते ही जैसे ही वो शख्स सोना की ढीली बॉडी महसूस करता है वह और भी टाइटली सोना को अपनी आगोश में भर लेता है और अब वो अपने एक हाथ से सोना के हाथों में पकड़े उसे कुर्ती को उसके हाथों से लेते हुए अपने दूसरे हाथों की मदद से अब उसे सीधा करता है और फिर वो सोना को किस करते हुए उसे पहनना शुरू कर देता है। उस कुर्ती में बैक में काफी लॉन्ग जीप थी, जिसकी वजह से वो शख्स कुछ पल के लिए ही सोना के होठों को रिहा करता है। उसके बाद वह एक बार फिर से सोना के होठों पर कब्जा कर लेता है। वो सोने को किस करते हुए ही सोना को वो कुर्ती पहना देता है, पर इस बीच उसके हाथ सोना के हर एक अंग को छूते हुए सोना महसूस करते हुए उसकी बॉडी पर फिसल रहे थे, जो कि सोना भी महसूस कर रही थी और वह अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह जमी हुई चुपचाप खड़ी थी। सोना अभी चुपचाप किसी पत्थर की तरह जमी हुई अपनी जगह पर खड़ी थी और वह उस स्पर्श को महसूस कर रही थे। अचानक से ही उस स्पर्श का एहसास होना बंद हो जाता है। काफी देर तक जब सोना को उस स्पर्श का एहसास नहीं होता है तो वह तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें उस अंधेरी में खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश करती हैं।
पर उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। सोना को जिसमें कुछ भी महसूस नहीं होता तो वह अपने छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ाकर अपने हाथों से ही कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगती है, पर उसके हाथ पर बार बार खाली ही आ रहे थे। अभी सोना अपने हाथों को इधर घूमते हुए कुछ ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक से चेंजिंग रूम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और चेंजिंग रूम की लाइट्स ऑन होते ही सोना तुरंत अपने छोटे से सर को घुमाकर इधर उधर देखने लगती हैं, पर उसे अपने आसपास के किसी एहसास नहीं हो रहा था, जिससे सोना और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने उस स्पर्श को महसूस किया था जो कि अभी कहीं गायब था। सोना जब अपने आसपास किसी के एहसासों को महसूस नहीं करती है, तब वह खुद को मिरर में देखने लगती है। सोने का छोटा सा चेहरा पूरी तरह से लाल था, वही अपनी बॉडी पर उस चेरी कलर के कुर्ती को देखते हुए सोने का चेहरा और भी ज्यादा लाल हुए जा रहा था। सोने को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ इस तरह से बाहर क्यों चला गया। अगर वह उसके करीब आया ही था तो उसे बाहर जाने की क्या जरूरत थी। वह यहाँ पर रह भी सकता था, पर लाइट आते ही वह बाहर चला गया था। सोने के छोटा सा चेहरा गुस्से से फूलने लगा था। सोना खुद को मिरर में देखती है। सोना के ऊपर वह कलर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सोना खुद को मिरर में देख मुस्कुराती है और उस कुर्तियाई के नीचे के पजामा को पहनती है और फिर उसका दुपट्टा लिए हुए तुरंत ही चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलकर अपने छोटे से सर को बाहर निकाल कर देखती है, तो उसे दूर खड़ा सिद्धार्थ नजर आ जाता है। सिद्धार्थ को चेंजिंग रूम से इतना ज्यादा दूर खड़ा हुआ देखकर वह अपनी आंखें छोटी कर लेती है और फिर अपना पैर पटकते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आती है और सीधा वह सिद्धार्थ की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। सोने जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचती है, वह सिद्धार्थ के पीछे अपने हाथों को बांधे हुए खड़ी हो जाती है। वहीं सिद्धार्थ जब अपने पीछे किसी के होने का एहसास पाता है तो वो पलट कर देखता है, पर जैसे ही पलट कर सोना और की तरफ देखता है, उसकी नज़र सोना पर जम सी जाती है, क्योंकि सोना उस ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सोना के गोरे स्किन उसे डार्क कलर में काफी ज्यादा उभर कर दिख रही थी। सिद्धांत सोना को तरफ देखते हुए एकदम से आगे बढ़ता है और वह सोना के कंधे को पकड़ते हुए उसे हल्का सा टन कर सोना को घुमाकर आगे पीछे पूरी तरह से देखता है। सोना सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए सोना के छोटे से चेहरे को पकड़ता है और फिर का उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो वाइफी। उद्धरण चिन्ह। सोना जो अब तक सिद्धार्थ से गुस्सा थी, वो सिद्धार्थ के मुंह से अपनी तारीफ सुन तुरंत अपने गुस्से को भूल जाती है और मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। अभी सिद्धार्थ सोना की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तभी उसकी नजर सोना के होठों पर चली जाती है। सोने के होठों को इतना ज्यादा लाल देखकर सिद्धार्थ की आंखें एकदम अजीब सो जाती हैं। वह तुरंत ही अपने अंगूठे को सोने के होठों पर रखता है और धीरे से उसके होठों को टच करते हुए सोने की नीली गहरी आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी क्या तुमने अपने लिप्स को बाइट किया है। सिद्धार्थ के ऐसे पूछने पर सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है और फिर अपने सर को ना में हिला देती है। सोने के ना कहने पर सिद्धार्थ की आंखें एकदम से कठोर होने लगती हैं और वो सोने की तरह देखते हुए एक बार फिर से उसे से सवाल करता है। उसे नहीं पता था कि सोना के होंठ इतनी ज्यादा रेड कैसे हो गए। सोने के ना कहने पर सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करता है और फिर वो सोना की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तो क्या तुमने चोट लगाया है। सिद्धार्थ जानता था कि सोना चोट नहीं लगा सकती है, क्योंकि वह इस तरह से जाकर कहीं भी टकरा तो नहीं सकती है, पर फिर भी उसने ये पूछ लिया, क्या पता इस बेवकूफ लड़की में सच में कहीं चोट लगा लिया हो। पर सोना एक बार फिर से अपने सर को ना में हिला देती है। एक बार फिर से सोना के ना कहने पर सिद्धार्थ अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर सोना ने चोट नहीं लगाया, उसने अगर अपने लिप्स को बाइट नहीं किया, तो फिर उसके लिप्स इतने ज्यादा रेड क्यों लग रहे थे। सिद्धार्थ की नजरें सोने के छोटे से चेहरे के ऊपर ही टिका हुआ था। थोड़ी देर पहले जो सोने के छोटा सा चेहरा काफी ज्यादा रेड था, पर अब वो धीरे धीरे अब नॉर्मल हो चुका था। पर अब सिद्धार्थ के सवाल से सोना इरिटेट होने लगी थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके लिप्स इतने ज्यादा रेड कैसे हुए हैं, तो फिर वह सिद्धार्थ को क्या ही बताती। अभी सोना बार बार अपने सर को ना में हिला ही रही थी कि तभी अचानक से कुछ याद आता है और वह एकदम सिद्धार्थ के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों को रखते हुए सिद्धार्थ को खुद से दूर करती हैं और फिर वह अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों को छोटी करके सिद्धार्थ के तरफ देखते हुए बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। सिद्धार्थ जब सोना के मुंह से यह बात सुनता है तो वो हैरानी से सोना की तरफ देखते हुए बोला, मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया है वाइफी? क्या मैंने होठों पर बाइट किया है? सिद्धार्थ अभी कह ही रहा था कि सोना तुरंत जल्दी जल्दी से अपने सर को हाँ में हिला देती हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वह आगे बढ़कर सोने के सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, बेवकूफ लड़की। सिद्धार्थ को सोना की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने सोने के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर अगर सोना ऐसा कह रही थी तो वो सोना की बात को मजाक समझ रहा था, क्योंकि सोना अक्सर उससे गुस्सा होती तो इसी तरह से उसे पर ब्लेम किया करती थी। इसलिए सिद्धार्थ उसके इस बातों को इग्नोर करता है और फिर सोने के छोटे से चेहरे को पकड़ता है और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ अपनी गलती। सिद्धांत सोना के बालों में अपना हाथ फेरते हुए सोने से कहता है। वही सोना सिद्धार्थ के इस बात को सुनकर कुछ देर सिद्धार्थ की तरफ देखती है और फिर वो अपने छोटे से सर को जल्दी जल्दी में हाँ हिला देती है, जैसे वो इस चीज के लिए सिद्धार्थ को माफ कर रही हो। सिद्धार्थ सोना की तरफ देख बस गहरी सांस लेता है और फिर वह सोना को छोड़ते हुए बोला, ओके तुम दूसरे के कपड़े ट्राई करके आओ।
सिद्धार्थ के कहते ही सोना अपने सर को हिला देती है और फिर वो भागते हुए सीधा चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती हैं। वही सोना को एक बार फिर से चेंज करो में जाने के बाद सिद्धार्थ तुरंत ही अपना फोन निकाल लेता है और वह किसी को कॉल करता है। उसके कॉल करने के तुरंत है उधर से कॉल रिसीव हो जाती है। जैसे ही कॉल रिसीव होता है सिद्धार्थ अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, सीसीटीवी कैमरे को चेक करो, थोड़ी देर पहले चेंजिंग रूम के आसपास क्या हुआ है मुझे सब अगले 10 मिनट में चाहिए। इतना कहकर सीधा तुरंत है कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। सिद्धार्थ की बात सुनकर दूसरी तरफ से सिद्धार्थ का असिस्टेंट एकदम इरिटेटिंग भरी नजरों से अपने फोन की तरफ घूर रहा था। ये आदमी शॉपिंग करने गया था फिर भी इस चैन नहीं है, चुपचाप शॉपिंग करना छोड़कर उसे अब सीसीटीवी कैमरे को चेक करने बोल रहा है। वह गहरी सांस लेता है और फिर वह अपना लैपटॉप खोलकर सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगता है। इधर सिद्धार्थ अपने फोन को वापस अपने पैंट के पॉकेट में डालते हुए अपने कदम सीधा चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है। वहीं उससे कुछ दूर खड़ा एक आदमी जो कि गहरी नजरों से कब से सिद्धार्थ को ही ऑब्जर्व कर रहा था, जब से सोना उस ड्रेस को पहनकर बाहर आई थी तब से ही उसकी नजरें सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। पर वह जैसे ही सिद्धार्थ के पास गई थी उसकी नजरें एकदम से खतरनाक हो गई थी। और जिस तरह से सिद्धार्थ उसे अपने करीब कर रहा था, जिस तरह से वो उसके होठों को छू रहा था, ये तो उसके आपे से बाहर होता जा रहा था। उसका जी कर रहा था कि अभी वह सिद्धार्थ के पास जाए और सिद्धार्थ का गला घोट दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। पर उसके आंखें इस समय लाल हो चुकी थी और ये कोई और नहीं बल्कि आरिश था जो कि कुछ देर पहले इस मॉल में इंटर हुआ था। थोड़ी देर पहले सोना के इतने करीब जाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि आरिश ही था। आरिश जिसने आज तक किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था। ना जाने क्यों सोना को इतने करीब करने के बाद भी उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, बल्कि उसे सोना से बिल्कुल आर्या वाले स्मेल आ रही थी, बिल्कुल आर्या वाले वाइब थे। अगर वो लड़की सोना थी तो आरिश कभी भी उसे लड़की की इस तरह से करीब नहीं जाता, क्योंकि उसकी बॉडी सिवाय आर्या के और किसी कर टच को अपने ऊपर रेसिस्ट नहीं करती थी। आर्या के टच के अलावा वो किसी और टच से रिएक्ट नहीं करती थी, पर आज उसकी बॉडी सोना की टच से रिएक्ट कर रही थी। आरिश पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी आर्या है। पर वो यह नहीं समझ पा रहा था कि अगर मैं उसकी आर्या है तो वह इतनी बदल क्यों गई है, क्योंकि आर्या जितनी बचकानी थी उसकी सारी बचकानी हरकतें उन 3 सालों में खत्म हो चुकी थी। जिस दिन वह उसके साथ शादी के बंधन में बंधी थी उसके 3 साल बाद तक वह बिल्कुल एक मैच्योर हो चुकी थी। फिर आज 6 साल बाद फिर से उसका इस तरह बचकानी हरकत करना आरिश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही आरिश अभी सिद्धार्थ के ही देखे जा रहा था जो कि चेंजिंग रूम के आसपास है भटक रहा था। सिद्धार्थ को चेंजिंग रूम के आसपास देखते हुए उसके नजरें तीखी हो चुकी थी, पर वह उधर ना जाकर वह क्लॉथ सेक्शन में चली जाता है और वहां से वह 2-3 कपड़े उठाकर एक सेल्स गर्ल के हाथों वह चेंजिंग रूम की तरह भिजवा देता है। इधर सिद्धार्थ जो कि फोन में लगा हुआ था वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि कोई चेंजिंग रूम के करीब आ रहा है। इधर सेल्स गर्ल चेंजिंग रूम के पास आती है और वह धीरे से दरवाजे को खटखटाती है। अंदर से सोना तुरंत ही चेंजिंग रूम के दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खोलते ही अपने सामने खड़े सेल्स गर्ल्स की तरफ देखते हुए वह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर तभी सेल्स गर्ल्स अपने हाथों में पड़े उन कपड़ों को सोने की तरह बढ़ा देती है। सोना उसके हाथों में पकड़े कपड़ों की तरफ देखती है और फिर उसे सेल्स गर्ल्स की तरफ देखती है, क्योंकि सोना जानती थी कि सिद्धार्थ को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उसके कपड़ों को टच करे, जिसकी वजह से वो उस सेल्स गर्ल्स के हाथों से उसे कपड़े को लेना नहीं चाहती थी। पर तभी वो सेल्स मुस्कुराते हुए धीरे से सोने की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी मैम, मैंने इन कपड़ों को जरा सा भी हाथ नहीं लगाया है। इस सबसे नीचे जो कपड़े हैं आपको उस कपड़े को छोड़कर बाकी के कपड़े लेने हैं। उस सेल्स गर्ल्स की बातें सुनकर सोना एक ऑकवर्ड से स्माइल करती है, क्योंकि इस समय उसे सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था वो सेल्स गर्ल्स का ये कहना कि उसने उन कपड़ों को हाथ नहीं लगाया है। सोना को ऐसा लग रहा था कि कहीं वह सेल्स गर्ल्स उसे गलत ना समझ ले, इसीलिए वह अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है कि कोई मेरे कपड़ों को हाथ लगाए, मैं बस इसलिए इन कपड़ों को नहीं ले रही थी। सेल्स गर्ल्स जैसे ही सोना की बातें सुनती है वो स्माइल करते हुए बहुत ही पोलाइटली सोना की तरफ देखते हुए बोली, आई नो मैडम, जब सर ने मुझे ये कपड़े दिए तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके हाथ ना लगाऊं, इसीलिए मैं सीधा आपके पास लेकर आई हूँ, आप इन्हें ले सकते हैं। इतना कहकर वो सेल्स गर्ल से एक बार फिर से कपड़ों को आगे की तरफ बढ़ाती है, तो इस बार सोना तुरंत ही वो कपड़े उठा लेती है और उसे लेकर अंदर आती है और तुरंत ही चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद कर देती है। उसके दरवाजा बंद करने के बाद सिद्धार्थ के नज़ारे दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। वहां पर एक सेल्स गर्ल्स को खड़ा देखकर सिद्धांत कंफ्यूजन भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है, तो वह सेल्स गर्ल्स उसकी तरफ देखकर बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोली, सर मैं बस मैडम की हेल्प कर रही थी। सिद्धार्थ सेल्स गर्ल्स के बातें सुनकर कुछ नहीं कहता है, जिसके बाद वह सेल्स गर्ल्स तुरंत ही वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद सिद्धार्थ एक नज़र चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वो वापस से अपने फोन में लग जाता है। थोड़ी देर बाद सोना की शॉपिंग हो चुकी थी और अब तक बच्चे भी टॉय सेक्शन से बाहर आ चुके थे। वो सभी बच्चे जैसे ही टॉय सेक्शन से बाहर आते हैं सिद्धार्थ अपने कदम उन दोनों की तरह बढ़ा देता है। वहीं दूर खड़ा आरिश जो कि अपने हाथों को बांधे सिद्धार्थ को ये देख रहा था, वह सिद्धार्थ को बच्चों की तरफ जाता हुआ देखकर उसकी भी नजरें बच्चों की तरफ चली जाती है और अब सिद्धार्थ भी बच्चों की तरफ देखने लगता है।
बच्चों की तरफ देखते हुए आरिश की आंखों में एक अजीब से इमोशंस आ जाते हैं। आरिश जिसे सिद्धार्थ पहले भी देख चुका था और पंखुड़ी को भी वो उस दिन मीटिंग रूम में देख चुका था, न दोनों बच्चों की तरफ देखते थे उसे एक अजीब सेंसेशन फील हो रहा था, और सबसे ज्यादा आदिश की तरफ देखकर, क्योंकि आदिश की फेसियल फीचर्स बिल्कुल उसकी तरह थे और उसका बोलने का, चलने का, उसके चेहरे के भाव भी बिल्कुल उसी की तरह थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह बच्चा असलियत में है कौन। क्यों आरिश बार बार उस बच्चों की तरफ खींचा चला जाता था? क्यों बस देखने भर से ही उसके आंखों में एक अजीब से चमक आ जाती थी? आरिश जिसे बच्चे कुछ खास पसंद नहीं थे, पर न जाने क्यों उसे बच्चों की तरफ देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि वह आगे बढ़कर सीधा उन बच्चों को अपने सीने से लगा ले। पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ अपने दोनों बच्चों के साथ पास जाता है और फिर वह उन दोनों के हाथों को पकड़ते हुए उन दोनों को लेकर सीधा काउंटर की तरफ पर जाता है। वहीं पीछे कुछ सेल्स गर्ल्स उन दोनों बच्चों के पसंद की हुई टॉयज को लेकर काउंटर की तरफ बढ़ रही थी। इधर सोना भी अपने सारे कपड़े लिए हुए काउंटर की तरफ बढ़ रही थी। अब सोनी आरिश की नजरों के सामने थी, जिससे आरिश की नजर उन सब से हटकर सोने के ऊपर टिक जाती है। सोना के चेहरे पर इस समय बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी और वह अपने चमकती आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। सोने के चेहरे की उसे स्माइल की तरफ देखते हुए और उसके आंखों में वह चमक देखकर ना जाने क्यों पर आरिश के दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ होकर भी उसके पास कुछ नहीं हो। जिस आंखों में सिवाय उसके और किसी का चेहरा नहीं बसता था, आज उन आंखों में सबका चेहरा है सिवाय उसके, और यह चीज और इसको खटक रही थी। आरिश बहुत ही ध्यान से सोना की गहरी नीली आंखों में देख रहा था। वह उन आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल साफ और प्योर थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे उसने अपने अंदर कोई राज छुपाए हो। इधर सिद्धार्थ खरीदे हुए सारी चीजों की पेमेंट करता है और फिर वह सोना और बच्चों के साथ मॉल से बाहर निकल जाता है, और बाकी के सारे सामान यहाँ के स्टाफ है उसके घर पर डिलीवर करने वाले थे, जिसकी वजह से उसे कोई भी टेंशन नहीं था। सिद्धार्थ अपने छोटे से फैमिली के साथ मॉल के बाहर आता है। सिद्धार्थ के मॉल के बाहर आते हैं, वह सीधा जाकर अपने कार में बैठ जाता है। कार में बैठते हैं उसकी कार सीधा पैलेस की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ को ज्यादातर बाहर का खाना खाना पसंद नहीं था, क्योंकि बाहर का खाना खाने की वजह से हमेशा उसके छोटी सी बेटी की तबीयत खराब हो जाया करती थी, जिसकी वजह से वह हमेशा घर का खाना है प्रेफर करता था। और इस समय अगर वह बाहर खाता भी तो जाहिर से बात है कि पंखुड़ी आइसक्रीम की जिद करती, और अगर उसने पंखुड़ी को आइसक्रीम दिल दिया तो उसके बाद सोना तो उसे जिंदा नहीं रहने देने वाली थी, इसलिए उसने यहाँ ना रुकना ही बेहतर समझा। इधर सिद्धार्थ के कार को जाता हुआ देखकर आरिश के आंखों में एक अजीब सा जुनून नजर आ रहा था और अपने गहरी भी नजरों से उसे जाती सुई कार की तरह देखते हुए खुद से ही बोला, कब तक मेरी जान, कब तक तुम मुझे यूं ही भगती रहोगी? जान बसी है मेरी तुम में और अपनी जान के लिए जुनूनियत भी ना रखो, ये तो नाइंसाफी है। बहुत जल्द तुम्हें मेरी बाहों में आना ही होगा। आदेश अपनी बातें कहते हुए अपनी आंखें बंद करता है तो और एक बार उसके चेहरे पर फिर से सुकून नजर आने लगता है। कुछ देर पहले उसने सोना को महसूस किया था। सोना को महसूस करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सोना को पूरी तरह से अपने अंदर ही सिनमा ले। सोना की वो सॉफ्ट से बॉडी किसी मक्खन की तरह उसकी हथेलियां में पिघल रहा था। आज भी वही एहसास, वही खुशबू है। नाम और पहचान बदल लेने से धड़कनें नहीं बदलती, और आज भी तुम्हारी धड़कनों पर मेरा ही काबू है। सोना और सिद्धार्थ की कार वहां से जा चुकी थी। इधर आरिश भी अपने घर में बैठकर सीधा अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे बहुत से काम करने थे और आज जो कुछ भी घर में हुआ था उसके बाद आरिश का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह ऑफिस आए। पर इस समय मॉल में जो कुछ भी हुआ था, जिस कदर वो सोने के करीब गया था, सोने के करीबी ही उसे इस तरह से शांत कर गई थी कि उसकी सारी परेशानी मिट गई थी। आरिश बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक ही गिल्ट जरूर था कि आज सिर्फ उसकी गलती की वजह से वह सब कुछ खोता जा रहा था। आरिश की कार वहां से निकल जाती है और सीधा आकर आरिश के कंपनी के आगे आकर रुकती है। ड्राइवर तुरंत ही कार से बाहर निकालकर आरिश की तरफ का दरवाजा खोलता है, जिससे आरिश कार से बाहर आता है और वह बिना किसी इमोशंस के सीधा कंपनी के अंदर चला जाता है। आरिश जैसे ही इंटर करता है, सभी एम्प्लॉइज उसकी तरफ देखकर उसे ग्रेट करते हैं, पर आरिश हर दिन की तरह उन सभी को इग्नोर करते हुए सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने फ्लो पर चला जाता है। आरिश अपने फ्लो पर आकर अपनी एक नज़र हर तरफ घूमता है और फिर वह अपने सर को हिलाते हुए सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। आरिश जैसे ही केबिन में इंटर करता है, उसकी आंखों में एकदम से सुकून उधर आता है। आरिश की नजरें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और वह सामने आर्या के उसे बड़े से पोस्टर में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर खुद को भी मुस्कुराने से रोक नहीं पाता, और वो मुस्कुराते हुए उसे पोस्टर की तरफ देखकर हल्के से झुकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरी जान। आई नो कि मैं तुम्हें बहुत इंतजार करवाता हूँ, पर अब यह इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। मैं तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए अपने करीब कर लूंगा। इसके बाद तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आरिश आगे बढ़ते हुए जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ओपन कर लेता है। वह जैसे ही अपना लैपटॉप खोलता है, स्क्रीन पर भी उसे आर्या की तस्वीर नजर आती है, जिसके बाद आरिश मुस्कुराते हुए अपना पासवर्ड एंटर करता है, जिससे उसका लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। उसके बाद वह अपने कामों में लग जाता है।
इधर सिद्धार्थ की कार भी महल में आकर रुकते हैं। सिद्धार्थ तुरंत ही घर से बाहर आता है। उसके कार से बाहर आने के बाद सोना भी कार से बाहर आती है और दोनों बच्चे भी सिद्धार्थ उन दोनों को लेकर महल के अंदर आता है। सिद्धार्थ जैसे महल के अंदर आता है, वहां पर खड़ी एक मेड तुरंत सिद्धार्थ को ग्रीट करती हैं और अपने हाथों में पकड़े एक कार्ड को सिद्धार्थ की तरह बढ़ा देती हैं। सिद्धांत पहले अपनी गहरी नजर से उस कार्ड की तरफ देखता है और फिर वह अपना हाथ बढ़ाकर कार्ड को ले लेता है। सिद्धार्थ के कार्ड लेते ही वह मेड वहां से चली जाती हैं। वहीं सिद्धार्थ अपनी गहरी नजर से उस कार्ड की तरफ देखने लगता है। उसका कार्ड को देखकर सिद्धार्थ पहचान गया था वह कार्ड किस चीज के लिए है। सिद्धार्थ अभी एक नज़र सोना की तरफ देखता है और फिर अपने बच्चों की तरफ देखता और वह सोना के बालों को सहलाते हुए उसे कमरे की तरफ जाने का इशारा करते हुए बोला, वाइफी तुम कमरे में जाओ, मैं बस अभी आया। सोना सिद्धार्थ के बात मानते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पर वह पलट पलट कर बार बार सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। वह जानना चाह रही थी कि आगे सिद्धार्थ के हाथ में ऐसा भी क्या आया है जिसकी वजह से सिद्धार्थ से कमरे में भेज रहा है। पर वह ये भी जानते थे कि अगर बताने वाली चीज होती तो सिद्धार्थ उसे अब तक उसे बता चुका होता, पर अगर सिद्धार्थ ने अब तक उसे नहीं बताया तो यह उसके जाने लायक चीज नहीं है। इसलिए सोना भी ज्यादा जिद नहीं करती हैं और वो सीधा कमरे में चली जाती हैं। इधर सिद्धार्थ उस कार्ड को पकड़े हुए सीधा स्टडी रूम में आता है और वह जैसे ही स्टडी रूम में आता है तुरंत ही अपना फोन निकाल कर वह किसी को कॉल करता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होती है, सिद्धार्थ अपने गुस्से में भरी आवाज में अपने दांत पीसते हुए बोला। फोन रिसीव होते ही सिद्धार्थ का गुस्सा फूटा। मैंने कितनी बार कहा है इस तरह के कार्ड एक्सेप्ट मत किया करो, और अगर तुम एक्सेप्ट करते भी हो तो खुद जाकर इस तरह की पार्टी इसको अटेंड किया करो। यहाँ पर मेरे घर पर भेजने का क्या मतलब है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर इस तरह के पार्टी में जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर यह कार्ड मुझे क्यों भेजा है तुमने? वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ का असिस्टेंट आर्यन जैसे ही सिद्धार्थ के गुस्से भरी आवाज सुनता है, वह तुरंत ही अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए बोला, बॉस आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये कार्ड आपके घर पर नहीं भेजा, ये डायरेक्ट आपके घर पर ही डिलीवर हुई है। आर्यन की बातें सुनकर सिद्धार्थ की आंखें और भी ज्यादा गुस्से से भर आती है और वह अपने हाथों में पकड़ उस कार्ड की तरफ अपने गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो वह सीधा सिद्धार्थ सिंघानिया के घर तक पहुंच चुका है। पता करो ये पार्टी कहाँ हो रही है और किसने ऑर्गेनाइज किया है, और 10 मिनट के अंदर मुझे उसके सारी कुंडली भेजो। कहकर सिद्धार्थ बिना आर्यन की बात सुने हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वही कॉल डिस्कनेक्ट होते हैं आर्यन अपने फोन को घुरकर देखता है और फिर वह गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़कर झुंझलाहट में अपने बालों को खींचते हुए बोला, ये सिद्धार्थ भी ना हर समय बस गुस्सा गुस्सा करते रहता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि उनके दिमाग में चलता क्या रहता है। ठीक है, अगर किसी ने उनके घर तक कार्ड भेज ही दिया तो अगर नहीं जाना तो वह अपने इनविटेशन कार्ड को डस्टबिन में फेंक सकते हैं, पर नहीं, उन्हें तो कार्ड भेजने वाले की और जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की उनके पूरे जन्म कुंडली चाहिए, जैसे कि उनसे जाकर रिश्ते की बात करने वाले हो। आर्यन खुद से ही बड़बड़ हुआ वह किसी को कॉल करता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होता है और इन तुरंत से सिद्धार्थ के घर में पहुंचे उस कार्ड की डिटेल्स निकालने को कहता है। उसके बाद वह कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने चेयर पर बैठ जाता है। इधर सिद्धार्थ आर्यन के ऊपर गुस्सा करने के बाद अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। फिर वह अपने कदम सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा देता है। सिद्धार्थ जैसे ही कमरे में पहुंचता है वह देखता है बच्चे पहले ही चेंज कर चुके थे और इस समय कमरे में सिर्फ बच्चे ही नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ सोना को कमरे में ना देखकर अपनी नजरों को चेंजिंग रूम की तरफ घूमता है और सिद्धार्थ समझ जाता है कि इस समय सोना चेंजिंग रूम में चेंज कर रही है। सिद्धार्थ अब गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ जाता है, क्योंकि जब तक सोना चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आने वाले थे तब तक सिद्धार्थ अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वह वहां पर बैठकर इंतजार करना बेहतर समझता है। सिद्धार्थ के बेड पर बैठे ही पंखुड़ी कूदते हुए जाकर सिद्धार्थ के गोद में चढ़ जाती है। वहीं सिद्धार्थ पंखुड़ी की तरफ देखता है और फिर वो मुस्कुराते हुए उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्या बात है बच्चे, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, क्या आप लोगों को भूख नहीं लगी है? सिद्धार्थ के बात पर पंखुड़ी तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथों को अपने पेट पर रखती है और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखकर अपने सर को हिलाती है, जैसे वह सिद्धार्थ को कहना चाह रही हो कि उसे भूख लगी है, पर जब तक उसके मम्मा बाहर नहीं आती तब तक वो नीचे नहीं जा सकती हैं। सिद्धार्थ पंखुड़ी के इस हरकत को देखकर हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह आदेश की तरफ देखते हुए बोला, आदेश पंखू को ले जाओ नीचे, तब तक मम्मा नीचे आ जाएगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर आदेश अपने सर को हिलाता है और फिर वह पंखुड़ी को लेकर अपने साथ कमरे से बाहर चला जाता है। पंखुड़ी के जाने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए चेंजिंग रूम की तरफ देखता है। अभी सिद्धार्थ की नज़र उस तरफ गई ही थी कि तभी चेंजिंग रूम का दूर ओपन होता ही और सोना चेंजिंग रूम से बाहर आती है। सोना को चेंज करके बाहर आता हुआ देखकर सिद्धार्थ अपने कदम सीधे चेंज रूम की तरफ बढ़ा देता है। अभी सोना चेंजिंग रूम से निकल ही रही थी कि तभी अपने सामने सिद्धार्थ को खड़ा देखकर सोना सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है, जिसे देख सिद्धार्थ अपने हाथों को उठाकर सोने के बालों को बिगड़ते हुए चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। वही सोना जो कि सिद्धार्थ को ही देख रही थी, वह सिद्धार्थ को अंदर जाता हुआ देखकर अपना मुंह बनाकर कमरे में आ जाती है। उसके बाद सीधा ड्रेसिंग मिरर के सामने जाती है
और अपने बालों को समेटकर उसे अच्छी तरह से क्लच करते हुए अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाकर चेंजिंग रूम की तरफ देखती है और सिद्धार्थ के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में सिद्धार्थ भी चेंज करके बाहर आता है। इतनी लंबे शॉपिंग करने के बाद सोना काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसे काफी जोर से भूख भी लग रही थी। और बिना चेंज किया वो इस तरह से कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हाथ पर काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे। इसलिए सोना पहले फ्रेश होकर चेंज करना ही बेहतर समझती है। सिद्धार्थ के बाहर आते ही सोना तुरंत जाकर उसके बाजू पकड़ती है और सिद्धार्थ को खींचते हुए कमरे से सीधा बाहर निकलते हुए बोली, पहले चले, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आप अपना काम कर लीजिएगा। सिद्धार्थ बाहर सोने की तरफ देखता है। उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखकर सिद्धार्थ समझ जाता है कि सोना को इस समय सच में काफी ज्यादा जोर से भूख लगी होगी। इसलिए सिद्धार्थ भी कुछ नहीं कहता और सोने के बात पर हामी भरते हुए वह सोने के साथ बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ और सोना दोनों ही डिनिंग एरिया में आते हैं, जहां पर खाना पहले ही लग चुका था और दोनों बच्चे अपने अपने चेयर पर बैठे हुए थे। सोना भी आकर अपने चेयर पर बैठ जाती है और वह चारों अपना अपना खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर में खाना खत्म करने के बाद सिद्धार्थ स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर सोना भी सिद्धार्थ के पीछे स्टडी रूम की तरफ जाते हुए बोली, क्या आपको अभी बहुत सारे काम करने हैं? सोने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ तुरंत अपनी जगह पर रुक जाता है और वह पीछे पलटकर देखता है तो सोना उसके पीछे आ रही थी। सोना को अपने पीछे आता हुआ देखकर सिद्धार्थ अपनी जगह पर रुककर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी जाकर आराम करो, तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी ना, और मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुरंत ही अपना काम करके वापस आता हूँ, तुम अभी कमरे में जाओ। सोना शांति से सुन रही थी। वह अपने सर को हाँ में हिलाती हैं, पर फिर वह अपने कमरे में जाने के बजाय सिद्धार्थ के और में करीब आ जाती हैं और फिर सिद्धार्थ की गहरी आंखों में अपनी गहरी नीली आंखों से देखते हुए बोली, हम जब आ रहे थे तब आपको मेड ने जो कार्ड दिया था वह किस चीज की थी? सोने के सवाल पर सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वह जानना था कि सोना ने उसके हाथों में उसे कार्ड देख लिया था और वह जरूर इस बारे में पूछेगी। सिद्धार्थ सोना की तरह देखते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, वह आज एक बिजनेस पार्टी है जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है, पर मैं ऐसी पार्टी अटेंड नहीं करता, इसीलिए तुम वहां जाने के बारे में सोचना भी मत। अब चुपचाप कमरे में जाओ, थोड़ी देर आराम करो, मैं आकर सारी बातें बताता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर पहले ही सोना का मुंह बन चुका था। सोना हमारा मुंह बनाई फिर चुपचाप सिद्धार्थ के डांट खाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही सोना को कमरे की तरफ जाता हूँ देखकर सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और फिर वह अपने स्टडी में चला जाता है। शाम का समय सिद्धार्थ समय हॉल में बैठा हुआ था। वही उसकी गोद में सोना बैठी हुई थी और वो सिद्धार्थ की तरफ अपनी मासूम आंखों से घूर कर देख रही थी। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके सोने की तरफ देख रहा था, क्योंकि जब से सोना ने उस कार्ड को उसके हाथों में देखा था तब से वह वहां पर जाने की जिद किए बैठी हुई थी और सिद्धांत जानता था कि अगर सोना जाएगी तो उसके दोनों बच्चे भी जाने की जिद करेंगे। और सिद्धार्थ इस पार्ट में किसी को नहीं ले जाना चाहता था और ना ही वो अपने दोनों बच्चों को इस तरह से अकेला यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाला था, जिसकी वजह से वह बार बार सोने को वहां ले जाने से मना कर रहा था। पर सोना थी कि वह करने को तैयार ही नहीं हो रही थी और सिद्धार्थ एक बार फिर से आखिरी कोशिश करते हुए सोने के छोटे से चेहरे को अपने हथेली में भरते हुए उसकी तरफ गहरी नजर से देखते हुए बोला, वाइफी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वहां तुम्हारे जाने लायक जगह नहीं है। तुम जैसा सोचते हो वहां वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और जैसा अभी तुम्हारा दिमाग है वहां तुम्हें ले जान खतरे से खाली नहीं है। यह कोई अमेरिका नहीं है, यह इंडिया है और यहाँ पर हर चीज सोच समझ कर करनी पड़ती है। जो चीज बाहर आम होती है यहाँ पर वो चीज बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें किसी भी पार्टी में नहीं ले जाना चाहता और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी की भी नजरें तुम पर पड़े। तुम जानती हो ना, जब तुम्हें कोई देखता है तो मुझे किस कदर गुस्सा आता है। इसलिए वाइफी मेरी बात मानो और वहां जाने की जिद छोड़ दो, मैं तुम्हें कहीं और घूमने ले चलूंगा। पर वही सोना जो अपनी जिद पर अड़ी थी, वो सिद्धार्थ के समझाने के बाद भी कुछ भी समझने को तैयार नहीं हो रही थी। वह बार बार सिद्धांत से वहां जाने की रिक्वेस्ट किए जा रही थी। आप सिद्धार्थ भी काफी ज्यादा झुंझला चुका था। वह समझ चुका था कि सोना उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाली है, जिसकी वजह से वह गहरी सांस लेते हुए बस खुद को ही समझ सकता था। इसके अलावा और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ सोने के छोटे से चेहरे की तरफ देखता है। ये छोटा सा चेहरा जितना ज्यादा मासूम दिखता था उससे कहीं ज्यादा शैतान था और सिद्धांत हर बार सोना के जिद के आगे हार जाता था। सिद्धार्थ सोने की तरफ देखता है और फिर वह सोने के दोनों गालों को खींचते हुए बोला, वाइफी तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो चुकी हो, जोर तुम मेरी बात भी नहीं मानती, हर बात पर बस तुम्हें अपने जिद करनी होती है। चलो अब कमरे में, जो तुम्हारी ड्रेस थोड़ी देर में कमरे में पहुंच जाएगी। इतना कह भी कर सिद्धार्थ सोना को अपनी गोद से उठता है और उसे कमरे में भेज देता है। सोना को कमरे में भेजने के बाद सिद्धार्थ अपना फोन निकालकर आर्यन को कॉल करता है। आर्यन तुरंत ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर लेता है। आर्यन जैसे ही कॉल रिसीव करता है, सिद्धार्थ अपने गहरी आवाज में बोला, थोड़ी देर में घर पर पहुंचो और आज रात तुम्हें यहीं पर रहना है। सिद्धार्थ अपनी बातें कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वही आर्यन हैरानी से अपने फोन की तरफ घूर कर देख रहा था। क्या उसने अभी जो सुना, क्या वह सच था? सिद्धार्थ जो कि अपने घर पर उसे बैठने तक को नहीं बुलाता था, वह आज उसे रहने को बोल रहा था। यह उसके लिए किसी सपने से काम नहीं था।
वह वहां पर रहना चाहता था क्योंकि सिद्धार्थ का घर इतना ज्यादा खूबसूरत था कि आर्यन चाहता था कि वह वहां पर रहे। पर सिद्धार्थ उसे वहां रुकने ही नहीं देता था। भले ही आर्यन सिद्धार्थ का दोस्त था, पर सिद्धार्थ उसकी एक बात नहीं मानता था। इधर सिद्धार्थ आर्यन से अपनी बात कहने के बाद वह अपनी जगह से उठता है और फिर वह भी अपने कमरे में चला आता है। अपने कमरे में आने के बाद सिद्धार्थ सीधा चेंजिंग रूम में जाता है क्योंकि सोना बेड पर बैठी हुई थी और अपनी ड्रेस के आने का इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ तब तक अपने कपड़े चेंज कर लेना बेहतर समझता है और वह आज आर्यन को बस इसीलिए बुला रहा था ताकि वह पंखुड़ी और आदिश का ख्याल रख पाए जब तक वह पार्टी से नहीं आ जाता, क्योंकि वह अपने बच्चों को लेकर वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके बच्चों को टारगेट करे, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में सबसे कमजोर कड़ी लोग ढूंढते हैं और किसी की भी सबसे कमजोर करें उसके बच्चे ही होते हैं। सिद्धार्थ अपने कमजोर कड़ी को किसी को नहीं दिखाना चाहता था। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि उसकी काबिलियत की वजह से, उसके ओहदे की वजह से उसके बच्चे सफर करें या फिर उन्हें टारगेट किया जाए, और इसी वजह से वह सोना को भी कहीं नहीं ले जाना चाहता था। पर सोना उसके बाद माने तब तो। कुछ देर बाद सिद्धार्थ चेंजिंग रूम से बाहर आता है। उसने इस समय ब्लैक कलर के टैक्सीडो सूट पहन रखा था और वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आ रहा था। सिद्धार्थ बाहर आते ही सीधा अपने कदम ड्रेसिंग मिरर की तरह बढ़ा देता है। वही सोना जो कि बेड पर ही बैठी हुई थी, उसकी नज़र जैसे ही सिद्धार्थ पर जाती है वह सिद्धार्थ को देखते रह जाती है। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।